तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 665 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे मास्टर जान जो होते हैं हमारे ज़ूफैन और किंग चैंग दोनों को अंदर बुलाते हैं और वहां पर उनके साथ बात कर रहे होते हैं। लास्ट सीन के ऊपर उनसे कहते हैं कि तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूं कि मैं यहाँ पर जी वूशुई को गद्दी के ऊपर से हटा दूंगा और तुम्हें यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठा दूंगा। जिस बात से हमारा ज़ूफैन जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही मास्टर जान इस एपिसोड की शुरुआत में उसे कहता है कि ज़ूफैन मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर ना ही सेक्टर की परवाह है ना ही यहाँ पर लेबर ऑफिस में रहने वाले लोगों की परवाह है, लेकिन मैंने यहाँ पर बाहर तुमसे सुना, तुमने यहाँ पर सेक्टर लीडर वूशा से कहा कि ये तुम्हारा सेक्टर है और ये तुम्हारे लिए घर की तरह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर वापस आए हो। मुझे ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे वापस आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाना है ताकि बाद में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो और तुम यहाँ पर इस सेक्टर को छोड़कर जाना चाहते हो। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पर ये बात सुनना है कि अगली बार अगर तुम ये बात कहो तो तुम अपने दिल से कहो कि तुम इस सेक्टर को अपना घर मानते हो और तुम दोबारा यहाँ पर आना चाहोगे। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि मुझे सेक्टर की बिल्कुल ही परवाह नहीं है और मैंने कभी इस सेक्टर को अपना घर नहीं माना। मैं सिर्फ और सिर्फ उस जगह को अपना घर मानूंगा जहां पर मेरे चाहने वाले लोग होंगे जिनकी मैं परवाह करता हूं। तो वो किंग चैंग की तरफ देखकर बात कर रहा था। तो मास्टर जान उसे कहता है कि ठीक है तुम यहां पर से जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ के सेक्टर लीडर बन जाते हो तो फिर तुम कभी यहाँ पर से जा नहीं पाओगे। तो इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर जान अपने पास एक जेड स्लिप निकालकर उसकी तरफ फेंकते हैं और उसे कहता है कि लड़के से अपने पास रखो, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा ज़ूफैन उसके ऊपर देखता है तो उसके ऊपर लिखा होता है ट्रू सेल्फ आर्ट, यानी कि वो एक बहुत ही खास किस्म की आर्ट होने वाली जिसे मास्टर जान ने खुद बनाया है। तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि ये एक बहुत ही खास किस्म की आर्ट है जिसे मैंने खुद डिस्कवर किया था। इतनी लंबी जिंदगी जीने के बाद मुझे फाइनली यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की मार्शल आर्ट्स मिली, यानी कि एक बहुत ही खास किस्म की मार्शल आर्ट जो मैंने खुद यहाँ पर बनाई थी। एक ऐसी मार्शल आर्ट जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन कल्टिवेटर्स के लिए होता है जो कल्टिवेटर्स यहाँ पर स्ट्रेंथ की बजाय डाउ के पीछे भागते हैं। और मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं बल्कि असली डाउ यानी असली मार्शल आर्ट चाहिए। तो मास्टर जान उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि कल्टिवेटर्स इस दुनिया में आते हैं और आने के बाद वो अपने लिए पाथ्स को चूज करते हैं जिनमें डिमोनिक पाथ होती है और राइटियस पाथ होती है, लेकिन दोनों पाथ का एंड एक ही रिजल्ट होता है कि दोनों को यहाँ पर कल्टीवेशन चाहिए होती है। दोनों अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए सारी जिंदगी यहाँ पर मेहनत करते हैं, कल्टीवेट करते हैं ताकि अपने लेवल्स को बढ़ा सके, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, लेकिन एंड के ऊपर उन्हें जाकर अपने ट्रू सेल्फ से मिलना होता है, यानी कि उनका असली जो नेचर होता है वो सारी जिंदगी उसको पहचान नहीं पाते। और अगर कोई इंसान यहाँ पर अपने असली नेचर को पहचान लेता है, अपने ट्रू सेल्फ को जान लेता है, तो वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा जो लेवल कभी किसी इंसान ने देखा भी नहीं है। और मैं खुद भी यहाँ पर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। क्या तुम यहाँ पर इस बात को नोटिस कर पा रहे हो? तुम जब से यहाँ पर आए तुमने देखा होगा कि मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है वो इस वक्त बोन टेम्परिंग राम में है, यानी कि सबसे लोएस्ट मेरी कल्टीवेशन लेवल है, लेकिन मेरा पावर लेवल या मेरी स्ट्रेंथ जो है वो इस वक्त इथेरियल स्टेज की पीक राम पर है। क्या तुमने कभी इस बात को नोटिस किया है? तुम्हारा ज़ूफैन सोच रहा था कि ये बात तो वाकई में सच है। अगर यहाँ पर मास्टर जान ये बात मुझे इस तरह से समझा रहे हैं कि उनकी कल्टीवेशन लेवल लो होने के बावजूद उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हायर है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस आर्ट की वजह से है, तो फिर तो यहाँ पर एक बहुत ही हाई लेवल की आर्ट होने वाली है और मैं अपनी जिंदगी में कभी भी यहाँ पे इस तरह के पावरफुल और एक वाइज इंसान से नहीं मिला। तो मास्टर ज़ूफैन वहां पर सोच रहा था कि मास्टर जान की कल्टीवेशन लो होने का मतलब यह है कि इस आर्ट को मास्टर करने के बाद कल्टीवेशन लेवल लो हो जाता है। तो मास्टर जान उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, इस आर्ट का नाम ही है ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ का मतलब यह है कि जब तुम इसको मास्टर करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल लो हो जाएगी, यानी कि तुम्हें उस लेवल पर पहुंचा देगी जहां पर असल में तुम्हारी कल्टीवेशन का लेवल पहुंचा हुआ है, लेकिन असल में इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पर इस कल्टीवेशन मेथड को सीखने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि मेरी ट्रू कल्टीवेशन जो है वो 0 लेवल पर है, बोन टेम्परिंग में है, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ इस वक्त इथेरियल स्टेज के लेवल पर है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम इसको मास्टर करते हो तो तुम यहाँ पर इथेरियल स्टेज से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि फिलहाल के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन भी लो है लेकिन तुम यहाँ पर हायर लेवल की पावर्स को यूज कर सकते हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सोचा कि कल्टीवेशन टेक्निक तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। जैसे मां ज़ूफैन उसकी ये सारी बातें सुनता है उसे एक सडन एनलाइटमेंट मिलती है और उसे समझ आती है कि ये बात वाकई में सच लगती है। जिस तरह से यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक ट्रू सेल्फ वाली मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना और हमें अपने बारे में पता चले कि आखिर हमारा लेवल क्या है और उसके बाद हमारी स्ट्रेंथ सडनली राइज हो जाए, तो फिर हम लोग उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जिसके ऊपर डिमोनिक सॉवरियन या फिर हमारे जो दूसरे सॉवरियन थे जो मेरी दूसरी राम में थे जहां पर मैं पहले डिमोनिक एम्परर हुआ करता था, मैं उस लेवल तक पहुंच सकता हूं या फिर उस लेवल से भी आगे पहुंच सकता हूं। लेकिन अफसोस कि मास्टर जान सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्टल है, इसी वजह से वो कभी यहाँ पर उस लेवल पर नहीं पहुंच सकते और वो उस लेवल तक उनकी सोच भी नहीं जा सकती। लेकिन अगर यहाँ पर सोचा जाए कि हमारी पावर लेवल कम होती है, सोचो अगर यहाँ पर मेरी पावर लेवल और ज्यादा कम ना हो सके, बोन टेम्परिंग से ज्यादा कम ना हो सके और मेरी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती जाए, तो फिर वहां पर कौन सा लेवल आएगा? मुझे लगता है कि वो सॉवरियन लेवल से भी अबव चला जाएगा। ज़ूफैन सोच रहा था कि अगर यहाँ पर इसके साथ मेरी कल्टीवेशन लेवल 0 हो जाए या फिर मेरी स्ट्रेंथ भी 0 हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आजमा कर देखना चाहिए। ये एक पियरलेस आर्ट है जो कि मास्टर जान की सारी जिंदगी की कमाई है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर अपनी पियरलेस आर्ट को जिसकी कोई कीमत नहीं है वो मुझे देने को तैयार है।
तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि ज़ूफैन तुम्हें यहाँ पर अपने मकसद के ऊपर फोकस करना होगा, तुम्हारा मकसद कल्टीवेशन हासिल करना है और स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि ये टेक्निक तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इसको पूरी तरह से मास्टर करके देख चुका हूँ। मेरी कल्टीवेशन रिग्रेस हुई, लेकिन मैं यहाँ पर इससे और ज्यादा आगे नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकते हो। इसी वजह से मैंने ये आर्ट तुम्हें तोहफे में दी है। तो इसी के साथ ज़ूफैन उसके सामने घुटने टेक देता है और उसे अपना मास्टर मान लेता है। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है अपने घुटने टेक कर उसे कहता है कि प्लीज मास्टर, मैं यहाँ पर आपके एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही तरीका आपके एहसान का इस एहसान का बदला चुकाने का। तो सिस्टर चूचू जो होती है वहां पर मास्टर जान से कहते हैं कि ज़ूफैन ने अपनी सारी जिंदगी कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। इसने जब भी किसी से कुछ लिया है तो बदले में उसे कुछ दिया है, इसने कभी किसी का एहसान नहीं रखा। लेकिन मुझे लगता है कि ज़ूफैन को जो अभी आपने दे दिया है उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि ज़ूफैन उसकी कीमत को समझता है और उसे पता है कि वो आपको इसके बदले में कुछ भी नहीं दे सकता। इसी वजह से सबसे बड़ी कीमत उसका सर है जो उसने आपके सामने झुका दिया है। मुझे लगता है कि ज़ूफैन को कदर है कि आपने उसे क्या दिया है। इसी वजह से ज़ूफैन ने आपको अपना मास्टर भी कह दिया है। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है मास्टर जान से कहता है कि मास्टर जान, आपने कहा था ना कि क्या मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर को अपना घर समझता हूं, लेकिन अब मैं समझता हूं, पहले नहीं था। अब जबकि यहाँ पर इस जगह के ऊपर मेरे मास्टर है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मास्टर जान आप यहाँ पर इस सेक्टर में, तब तक इस सेक्टर को मैं अपना घर समझूंगा और इसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मैंने आपको अपना मास्टर मान लिया है। तो मास्टर जान आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के, तुम्हारी सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प है, तुमने यहाँ पर इस बेकार सी मार्शल आर्ट्स को पहचान लिया कि ये कितनी ज्यादा कीमती है और तुमने यहाँ पर इसकी कीमत की वैल्यू भी लगा दी। लेकिन अगर किसी और की नजर में इसको दिखाया जाता तो वो कहता है कि ये बिल्कुल बेकार सी टेक्निक है जो उसकी पावर लेवल्स को कम कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कमाल का बच्चा, तुम्हारे जैसा एक जीनियस ही यहाँ पर इसको समझ सकता था। और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपनी नॉलेज को तुम्हारे साथ शेयर कर पाया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने लिए एक डिसाइपल चूज करना चाहता था और उस डिसाइपल को यह टेक्निक देता, लेकिन अफसोस कि मुझे अपनी सारी जिंदगी में कोई अच्छा डिसाइपल नहीं मिल पाया। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि मास्टर, मैंने यहाँ पर अब आपको अपना मास्टर मान लिया है, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के पास मैं आपका डिसाइपल और मैंने यहाँ पर आपकी टीचिंग्स को सीखना है और मैं यहाँ पर आपकी टीचिंग्स को आगे लेकर जाऊंगा। मास्टर जान उसे कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है अब तुम लोग यहाँ पर से जा सकते हो और बाहर जाकर वेट करो, मैं यहाँ पर जी वुजुई से बात करूंगा। और मैं ज़ूफैन के चले जाने के बाद मास्टर जान काफी ज्यादा संतोष लग रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर फाइनली किसी को अपना डिसाइपल बनाकर अपनी टीचिंग्स उसके हवाले कर दी। और इसी के साथ ही ज़ूफैन और चूचू जैसे वहां पर से नीचे उतरते हैं, अब यहाँ पर जी वुजुई की बारी होती है, तो मास्टर जान उसे बुलाते हैं। तो जी वुजुई जैसे वहां पर अंदर आता है तो अंदर आती कहता है कि मास्टर जान, हाई वेनरेबल, आपने यहाँ पर उन दोनों को मारा क्यों नहीं? मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर उन दोनों को मार डालेंगे। क्या आपने देखा नहीं कि उस लड़के ने यहाँ पर क्या किया? उस लड़के ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद यहाँ पर आपको लगता है कि उसे जिंदा छोड़ा जा सकता है? अगर हम ज़ूफैन को मार डालते हैं तो बाकी के सभी एल्डर्स खुद ही यहाँ पर हमारे सामने सर झुका देंगे और उन सभी के भी अकल ठिकाने आ जाएगी। जबकि हमारे मास्टर जान जो होते हैं वहां पर उसे कहते हैं कि जी वुजुई, अब बस करो, बहुत हो गया। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 665 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जी वुजुई यहाँ पर मास्टर जान की बात मान लेगा कि ज़ूफैन को गद्दी के ऊपर बिठा दिया जाए, क्योंकि इतनी आसानी से कोई सेक्टर लीडर ये बात मानेगा तो नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी बुक का फैसबर के एपिसोड 666 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जान जो होते हैं वो जी वुजुई से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर शांत रहो। जी वुजुई जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर शांत रहूं? तो इसी के साथ ही वो से कहता है लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा चाहते क्यों हो? उस लड़के ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर शांत रहूं, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ अपनी गद्दी से नीचे उतर जाऊं और ज़ूफैन को अपनी गद्दी के ऊपर बैठा दूं? क्योंकि ज़ूफैन ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ बहुत ज्यादा गलत है और तुम यहाँ पर इस सेक्टर के गार्डियन और तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि यहाँ पर अपने जो सेक्टर लीडर है उसकी रक्षा करना, साथ ही यहाँ पर सेक्टर लीडर की गद्दी को भी बचा कर रखना। तुम यहाँ पर देख नहीं पा रही, सारी की सारी मेरी प्लानिंग थी। उस लड़के को मैं यहाँ पर लेकर आया था डबल ड्रैगन गैदरिंग में, मैंने उस लड़के को यहाँ पर लाने के बाद उस लड़के से इस कंपटीशन को जितवाया, जिसके बाद मैंने इस सेक्टर को मिडिल 3 में टॉप की पोजीशन के ऊपर पहुंचा दिया हुआ है। और इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पर शांत रहूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हो पाया, ये सेक्टर इतना महान बन पाया मेरी वजह से बन पाया है, एक लड़के की वजह से जो कि क्रिमिनल है उसकी वजह से तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पर शांत रहूं। तो इसी के साथ ही मास्टर जान उसे कहते हैं कि तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? तो इसी के साथ ही मास्टर जी वुजुई गुस्से के साथ उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि उन सभी को मार डालो। मैं यहाँ पर इन सभी को मार डालूंगा, जितने भी लोग हैं जो लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ हैं। इस ज़ूफैन को मारने के बाद उन सभी एल्डर्स को भी मार डालूंगा। और वैसे भी हमारे पास यहाँ पर पूरे 10,000 सेक्रेट स्टोन्स हैं। जरा सोच कर देखो, 10,000 सेक्रेट स्टोन्स हैं। मैं यहाँ पर 100 साल में पूरी एल्डर्स की आर्मी खड़ी कर दूंगा। मेरे पास इतने एल्डर्स आ जाएंगे कि अगले डबल ड्रैगन गैदरिंग में मैं यहाँ पर टॉप 3 के लिए एम कर सकता हूं। तो मास्टर जान उसे कहता है कि वूजा, तुम आज बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो, आज भी बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम एक लालची इंसान हो, तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो।
क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि ज़ूफेन यहाँ पर इतने सारे एल्डर्स को तुम्हारे खिलाफ क्यों कर पाया और सभी एल्डर्स जो है उसके साथ क्यों हो गए हैं, जबकि उन सभी को तुम्हारे बारे में भी अच्छी तरह से पता है? क्या वो इस बारे में नहीं जानते कि तुमने इस सेक्टर के लिए क्या कुछ किया? क्या वो नहीं जानते कि ये सारी प्लानिंग तुम्हारी थी? क्या वो नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से सेक्टर इतना महान बना है? फिर वो तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है? क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। सभी एल्डर्स जो है वो अंदर ही अंदर तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते थे, क्योंकि असल में वो तुमसे डरते हैं, ना कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। एक सेक्टर लीडर वो होता है जिसकी लोग रिस्पेक्ट करें और साथ उससे डरे भी। और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसी वजह से ज़ूफेन जैसा एक लीडर उनके सामने खड़ा हुआ और उसने सिर्फ 2-4 बातें की और सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए और तुम्हें यहाँ पर गद्दी के ऊपर से हटाना चाहते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये हैरान करने वाली बात है? क्या इस बात से साबित नहीं होता कि तुम एक सेक्टर लीडर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो? ज़ूफेन को सब कुछ अच्छी तरह से पता था कि तुम किस किस्म के इंसान हो। इसी वजह से ज़ूफेन ने जहां पर तुम्हारे फेक ऑर्डर को यूज करते हुए उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर जाकर हीवन मिस्टिकल सेक्टर पर अटैक किया। जबकि वहां पर से वापस आने के बाद उसने सभी एल्डर्स के दिमाग में ये बात डाल दी कि तुम उन सभी को मार डालोगे, जबकि ये बात वाकई में सच भी है कि तुम उन सभी को मार भी सकते हो। तो वो सभी लोगों के पास अब और कोई रास्ता नहीं था, तो उनके पास सेफ ऑप्शन यही था कि वो ज़ूफेन का साथ दे, क्योंकि ज़ूफेन उनकी नजर में एक महान लीडर है, जबकि तुम उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक कचराव जैसे उठाकर गद्दी के ऊपर से फेंक दिया जाए। तो मास्टर वूया कहते हैं कि मुझे लगता है कि सब कुछ कमीने ज़ूफेन की वजह से हो रहा है। मुझे ज़ूफेन को यहाँ पर से सेक्टर को छोड़कर जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे उसी वक्त उसे मार देना चाहिए था जब उसने डबल ड्रैगन गैदरिंग को जीता था। मास्टर जान उसे कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया, तुम हार चुके हो। पब्लिक ओपिनियन इस वक्त तुम्हारे खिलाफ है और तुम यहाँ पर इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। तुमसे ज़ूफेन 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। ज़ूफेन से मैंने क्लियरली इस बारे में पूछा। ज़ूफेन को ना तो यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर की परवाह है, ना ही यहाँ के लोगों की परवाह है, लेकिन इसके बावजूद उसने यहाँ पर इतने सारे लोगों को अपने पीछे लगा रखा है। सभी उसे फॉलो करने को तैयार है, उसके पीछे अपनी जान देने को तैयार है। ज़ूफेन उन सभी को अपने ऊपर यकीन दिलाया जो कि तुम कभी नहीं कर पाए। मास्टर जान उसे कहता है तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस सबके बाद मैंने यहाँ पर फैसला किया है कि ज़ूफेन तुमसे ज्यादा बेहतर लीडर बनने के लायक है, इसलिए अब तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़ना होगा। तब वूजा चिल्लाकर उसे कहता है कि ये सारी ज़ूफेन की गलती है और तुम यहाँ पर एक भेड़ियों को अपने घर के अंदर घुसाना चाहते हो, जो कि यहाँ पर पूरे सेक्टर को अपने गलत मकासद के लिए यूज कर सकता है और कभी भी किसी सेक्टर के ऊपर जाकर अटैक कर सकता है। क्या तुम ऐसे बंदे को लीडर बनाना चाहते हो? तो मास्टर जान चिल्लाकर उसे कहते हैं कि वूजा बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर नीचे उतर जाना चाहिए। अपनी गद्दी से नीचे उतरो, जाकर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो। मैं चाहता हूं कि तुम ना सिर्फ अपनी कल्टीवेशन बल्कि अपनी सेल्फ राइटियसनेस के ऊपर भी ध्यान दो। तुम्हें अपनी डाव को ढूंढना चाहिए, तुम्हें अकेले बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर तुम यहाँ पर मेरे इस फैसले को नहीं मानोगे तो फिर मजबूरन मुझे अपनी पावर्स को यूज करते हुए तुम्हें क्रिपल करना होगा। एक तुम गद्दी से उतरोगे और साथ ही तुम हमेशा के लिए अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाओगे। तो वूजा उसे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर एक कल के आए हुए बच्चे के लिए यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल करोगे? तो मास्टर जान उसे कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और साथ ही वो दरवाजा खोलते और बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि अब मेरे साथ बाहर आ जाओ, मैं सभी लोगों के सामने जाकर अनाउंसमेंट करने वाला हूं। जैसे वो बाहर निकलते हैं इसी के साथ ही वूजा उसे कहता है नहीं तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम ज़ूफेन को यहाँ पर मेरी जगह के ऊपर सेक्टर लीडर नहीं बना सकते। तो वो कहता है कि नहीं मैं उसे बना सकता हूं। तो वूजा उसे कहता है लेकिन तुमने खुद अपने हाथों से मुझे सेक्टर लीडर बनाया था। तो मास्टर जान कहते हैं वो पास्ट की बात है। तो इसी के साथ ही वूजा जो होता है उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो चिल्लाकर उसे कहते हैं मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरी बात मानो। तो ये बात सुनती मास्टर जान वहीं पर रुक जाते और कहते हैं कि वूजा इतने सालों के बाद आज पहली बार तुमने मुझे दोबारा मास्टर कहकर पुकारा है। क्या तुम यहाँ पर भूल गए थे इतने 100 सालों तक इस सेक्टर की गद्दी के ऊपर बैठकर? लगता है कि तुम यहाँ पर इस बात में भूल गए थे कभी मैं तुम्हारा मास्टर हुआ करता था। तो वूजा उसे कहता है कि मास्टर क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे ये सारी बातें सिखाई थी और सारी बातें सीखने के बाद जब मैं एक रूलर बन गया, जब मैं एक सेक्टर लीडर बन गया, तो सेक्टर लीडर का काम होता है कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना और अपने सेक्टर को हमेशा आगे बढ़ाना। इसी वजह से मैंने तुम्हारे सामने भी कभी अपना सर नहीं झुकाया, ना ही कभी तुम्हें यहाँ पर मास्टर कहकर पुकारा। मैं सेक्टर का सेक्टर लीडर बना और तुम इस सेक्टर के गार्डियन बन गए, हाई वेनरेबल बन गए। तब से मैं यहाँ पर तुम्हें हाई वेनरेबल कहकर ही पुकारता आया हूँ, लेकिन असल में यहाँ पर तुम मेरे मास्टर हो। तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल रह चुके हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इमोशनल फीलिंग्स के ऊपर कोई फैसला नहीं लेता। मैं यहाँ पर पब्लिक राय को देखने वाला हूँ, यहाँ पर देखने वाला हूँ कि हमारे सेक्टर के लिए क्या ज्यादा अच्छा है और जो भी ज्यादा अच्छा होगा मैं उसी के लिए यहाँ पर फैसला लूंगा। अगर तुम यहाँ पर मेरी बात मानकर गद्दी से नीचे उतर जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ज़ूफेन तुम्हें जान से नहीं मारेगा। साथ ही मास्टर जान जो होते हैं वूजा के सामने वहां पर अपनी ग्रेट सेल्फ आर्ट के बारे में भी जिक्र करते हैं कि उसने यहाँ पर जो ग्रेट सेल्फ आर्ट बनाई थी वो उसके कितने ज्यादा काम आई और साथ ही यहाँ पर उसे कहता है कि वो आर्ट तुम्हारे भी काम आ सकती है। अब जबकि तुम यहाँ पर अपनी इस गद्दी की भूख को छोड़कर नीचे उतरोगे, अपनी लालच को बुलाकर यहाँ पर उस सेल्फ आर्ट को देखोगे, तभी तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारी असल कल्टीवेशन और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। तुम अपनी डाव के पीछे जा सकते हो। जब किसी के साथ वूजा जो होता है उसके इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उस सेल्फ आर्ट की परवाह करता हूँ जो तुमने बनाई थी? वो एक बेकार आर्ट थी, एक बेकार आर्ट जिससे तुमने अपनी कल्टीवेशन को वीकर बना रखा है। सभी
सभी लोग जहाँ पर तुम्हें कमजोर लेबरर समझते हैं। लेबर ऑफिस में रह रहकर तुम भी जहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। जब तुम जहाँ पर मेरे मास्टर हुआ करते थे तब तुम एक बहुत ही हाई पावरफुल इंसान हुआ करते थे, लेकिन अब जहाँ पर तुम जहाँ की एक सुप्रीम पावर नहीं रहे, बल्कि अब जहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो। उन डिमोनिक सेक्टर के लेबर ऑफिस के लोगों के साथ रह रहकर तुम्हारी अपनी पावर्स भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, और तुम्हारी वो सेल्फ आर्ट वो बिल्कुल बेकार है। वो किसी की पावर को बढ़ाती नहीं है बल्कि उसे कमजोर कर देती है। तो मास्टर जान जब जहाँ पर अपनी सेल्फ आर्ट कितनी इंसल्ट सुनते हैं तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें जहाँ पर इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है, तुम जहाँ पर मेरे डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं हो। शुक्र है कि मैंने जहाँ पर अपनी सेल्फ आर्ट तुम्हें नहीं दे दी। अगर मैंने वो स्पेशल आर्ट तुम्हें दे दी होती तुमने उसे कचरे में फेंक देना था, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो किसी काम की नहीं है। लेकिन मैंने जहाँ पर जिसको वो आर्ट दी है उसे उसकी बहुत ज्यादा कदर है, यहाँ तक उसने अपना सर मेरे सामने झुका दिया था। तो जी वूजुआ उसे कहता है लेकिन मैं जहाँ पर तुम्हारी बात मानकर कभी भी गद्दी के ऊपर से नहीं उतरूंगा। मेरे पास यहाँ पर अपना तरीका है। मैं सभी बुढ़े खूसड़ लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर उन्हें वापस अपने सेक्टर में ले आऊंगा। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका असली लीडर बनने लायक कौन है तो वो सभी लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि डिमोनिक सेक्टर में स्ट्रेंथ ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो मास्टर जान उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मेरे साथ बाहर आ जाओ। सभी लोगों के सामने मैं एक बात रखने वाला हूँ, यानी कि मेरे पास एक परफेक्ट रीजन है तुम्हें गद्दी के ऊपर से हटाने के लिए, और सभी के सामने ये फैसला हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 666 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 667 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जान जो होता है वूजा से कहता है कि मेरे साथ आप बाहर आ जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर सोचने के लिए थोड़ा सा समय देता हूँ कि यहाँ पर सोच लो, अपने आप को सेटल डाउन कर लो, क्योंकि तुम्हें गद्दी के ऊपर से तो उतरना ही पड़ेगा, और मेरे पास यहाँ पर परफेक्ट रीजंस भी है तुम्हें गद्दी के ऊपर से हटाने के लिए। और इसी के साथ ही वहाँ जीवूजी जो होता है वो चिल्लाकर कहता है नहीं मास्टर, आप यहाँ पर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा इकलौता डिसाइपल और तुम मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं करोगे। और इसी के साथ ही मास्टर जान दरवाजा बंद करके बाहर निकल हैं, जबकि जी वूजा सोच रहा होता है कि मास्टर तुम अपने डिसाइपल के साथ इतने ज्यादा कोल्ड कैसे हो सकते हो। क्या तुम्हारी बॉडी में बिल्कुल भी दिल नहीं है? क्या तुमने कभी जहां पर अपने डिसाइपल के बारे में नहीं सोचा? तुम एक बाहर वाले इंसान के लिए जहां पर अपने पर्सनल डिसाइपल को कैसे छोड़कर जा सकते हो। और इसी के साथ ही मास्टर जान जो होता है सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आते हैं तो जूफैन उसे मास्टर कहकर रिस्पेक्ट देता है। तो मास्टर जान उसे कहता है कि जूफैन अब तुम जहां पर सेक्टर लीडर बनने वाले हो, और तुम्हें जहां पर आज के बाद से मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों में जहां पर मुझे मास्टर मत कहा करो, क्योंकि सेक्टर लीडर की पावर्स जो होती है वो अलग होती है। और जहां पर एक डिसाइपल जो होता है उसने अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देनी होती है, लेकिन जहां पर अब तुम एक सेक्टर लीडर बन जाओगे तो तुम्हें जहां पर अपनी पावर को अपहोल्ड करके रखना पड़ेगा। तो जूफैन उसे कहता है कि मास्टर अभी तक मैं जहां पर सेक्टर लीडर बना नहीं हूं, और अगर मैं सेक्टर लीडर बन भी जाता हूं तो वो दुनिया के लिए है, आपके लिए तो मैं हमेशा एक डिसाइपल ही रहने वाला हूं। तो फिर जब भी कभी मैं आपसे अकेले मिलूंगा मैं आपको मास्टर ही कहकर पुकारने वाला हूं, क्योंकि एक मास्टर और डिसाइपल का रिलेशनशिप जो होता है वो सेक्टर लीडर बनने के बाद खत्म नहीं हो जाता। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जान को भी एक झटका लगता है। वो कहते हैं कि हाँ मुझे आज समझ आई, मेरी इतनी जिंदगी गुजर गई लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि प्राइवेट मसले प्राइवेट होते हैं और पब्लिक मसले पब्लिक होते हैं। जिन और जैंग जो थे वो कभी यहाँ पर प्राइमल केओस में एक हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन दोनों को भी अलग होना पड़ा। प्राइमल केओस में से उन्हें अलग होना ही पड़ा। इसी तरह मुझे लगता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर बात कर रहे हो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और ये सब कुछ मेरी गलती है कि मेरी गलती की वजह से वो इंसान इतना ज्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर ये कहा था कि सेक्टर लीडर बनने के बाद उसे यहाँ पर रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से ये मेरी गलती है कि वो आज इस हालत तक पहुंच चुका है। तो जूफैन कहता है कि मास्टर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर जान उसे कहते हैं नहीं किसी के बारे में नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं जहां पर तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो उसे कहते हैं कि जैसे कि जहां पर जी वूजुई से मैं बात कर चुका हूं और वो जहां पर सेक्टर लीडर की गद्दी को छोड़ देगा। सेक्टर लीडर की गद्दी को छोड़ने के बाद बहुत सारे एल्डर्स ऐसे हैं जो कि उसका साथ देने के लिए यहाँ पर उसके साथ यानी उसके साथ है इसी वजह से। और जब भी कोई यहाँ पर नया सेक्टर लीडर बनता है तो वो जहाँ पर सेक्टर लीडर बनने के बाद जितने भी उसके रास्ते में आगे आने वाले लोग जो कि यहाँ पर उसके खिलाफ बगावत कर सकते हैं या फिर उसकी गद्दी को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन सभी को मार दिया जाता है। लेकिन प्लीज यहाँ पर मेरी इस रिक्वेस्ट को मानो और जी वूजुई और उसके साथियों को जिंदा छोड़ देना। मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पर मेरे लिए ये रिक्वेस्ट को पूरा करो, तुम यहाँ पर किसी को नहीं मारोगे। तुम्हारा ऊपर उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर, अब जबकि आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है और एक हाई वेनरेबल होने के नाते आपने सुजेशन भी दी है तो फिर मैं आपकी सुजेशन को जरूर मानूंगा। और ज्यादा से ज्यादा वो लोग मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, वो मुझे जान से तो नहीं मार सकते, बस मुझे उठाकर गद्दी के ऊपर से दोबारा उतार देंगे और मैं बस चुपचाप यहाँ पर से अपनी बीवी को लूंगा और घर चला जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जान सोच रहे होते हैं कि ये लड़का अभी भी यहाँ पर सेक्टर को अपना घर नहीं मानता। आखिर मैं इस लड़के के लिए ऐसा क्या करूं कि ये इस सेक्टर को अपना घर मान ले, क्योंकि पता नहीं यहाँ पर इसके लिए ऐसा क्या इसके लिए लेवल है कि जिस चीज को ये अपना घर मानेगा। और इसी के साथ ही शिव वूशा जो होते हैं वो भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ जाते हैं। तो मास्टर जान उनसे कहता है कि लड़के क्या तुमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया? तो वो कहता है हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है। तो इसी के साथ ही मास्टर जान कहते हैं तो फिर मेरे साथ बाहर आ
जाओ, मैं सभी के सामने पब्लिकली अनाउंस करूंगा। और इसी के साथ ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। सभी एल्डर्स वहां पर वेट कर रहे होते हैं कि क्या होने वाला है। तो मास्टर बाई जो होता है जैसे वहां पर उनकी तरफ देखते हैं वो सोच रहे होते हैं कि लगता है कि अब यहाँ पर ज़ूफैन को हटना पड़ेगा। तो मास्टर जान इसी के साथ ही चिल्लाकर सभी लोगों से कहता है कि डिमोनिक सेक्टर के सभी लोगों मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसा कि सभी लोगों ने यहाँ पर देखा है कि ज़ूफैन ने हमारे लिए क्या कुछ हासिल किया। ज़ूफैन ने डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमेशा यहाँ पर मिडिल 3 सेक्टर्स में से टॉप की पोजीशन को हासिल करके दिया। और इसके अलावा अब यहाँ पर उसके अचीवमेंट्स को सभी एल्डर्स ने देखा है कि उसने ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर को जाकर पूरी तरह से लेवल कर दिया और साथ ही यहाँ पर हमें एक बड़ी जीत दिलवाई है। इसी वजह से सभी लोगों ने उसकी बहादुरी और सभी लोगों ने उसकी पावर को देखने के बाद ये फैसला किया कि उसे यहाँ पर नया सेक्टर लीडर बना दिया जाए। और इस वजह से यहाँ पर ये सारी रिबेलियन क्रिएट हुई और यहाँ पर ये सारे का सारा मसला क्रिएट हुआ। और हाई वेनरेबल होने के नाते मैंने यहाँ पर इन तीनों से अंदर जाकर बात की और जी वुजुआ के साथ डिस्कशन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जी वुजुआ अपनी गद्दी के ऊपर से हट जाएगा। ज़ूफैन तुम सभी लोगों का नया लीडर बन जाएगा। कल सुबह हम लोग यहाँ पर ज़ूफैन के सक्सेशन सेरेमनी को पूरा करेंगे जहाँ पर ज़ूफैन को नया सेक्टर लीडर बना दिया जाएगा। तो ये बात सुनती वेनरेबल शी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे हाई वेनरेबल के पास क्या वाकई में इतनी पावर है कि वो जी वुजुआ को इतनी आसानी के साथ गद्दी के ऊपर से हटा सकते हैं। सिर्फ बातें करके जी वुजुआ को गद्दी के ऊपर से हटा दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। जी वुजुआ तो एक बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। आज यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और इसी के साथ ही हमारे मास्टर जान जो होता है वुजुआ से कहते हैं कि अब तुम भी यहाँ पर इनको बताओ। तो वुजुआ इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बनने के लायक नहीं रहा क्योंकि मुझे लगता है कि मुझसे कोई बेहतर आ गया है। हाँ, मैंने इतने सालों तक सेक्टर को संभाल कर रखा, लेकिन हमारे सेक्टर की भविष्य के लिए, हमारे सेक्टर को बेहतर चलाने के लिए, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस देने को तैयार हूँ। मैं गद्दी के ऊपर से नीचे उतरूंगा और ज़ूफैन को अपनी जगह के ऊपर बिठाने को तैयार हूँ। तो मास्टर जान कहता है कि तुम सभी लोगों ने सुन लिया ना, कल सुबह यहाँ पर ज़ूफैन की सक्सेशन सेरेमनी की जाएगी और उसके साथ साथ एक और खुशखबरी भी है। कल सुबह यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड इवेंट होने वाला है। कल सुबह यहाँ पर ज़ूफैन अपनी इस मिसेज जिसे अपने साथ वो लेकर आया है इसके साथ इसकी ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। कल आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर इसे सेक्टर लीडर भी बनाया जाएगा और उसके बाद इन दोनों की शादी की जाएगी। तो जैसे मास्टर यहाँ पर ये बात कहते हैं इसी के साथ ही मास्टर भाई कहते हैं कि ये क्या, हजारों साल से हमारे यहाँ पर एक रूल चलता आ रहा है कि हमारे सेक्टर के अंदर कोई शादी नहीं कर सकता। फिर हमारे नए सेक्टर लीडर यानी कि अभी सेक्टर लीडर बने भी नहीं है और यहाँ पर रूल तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी के साथ ही मास्टर शी भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हाई वेनरेबल, चले ये बात हम लोग मान लेते हैं कि जी वुजुआ ने यहाँ पर अपनी कुर्बानी दे दी। उन्होंने यहाँ पर सेक्टर की अच्छाई के लिए अपनी गद्दी को छोड़ दिया और ज़ूफैन को नया सेक्टर लीडर बना दिया। लेकिन ज़ूफैन एक नया सेक्टर लीडर बनने के बाद हमारा हजारों साल पुराना एक रूल तोड़ देगा। क्या आपको नहीं लगता कि सेक्टर लीडर बनने के बाद उसे सबसे पहले ये काम नहीं करना चाहिए? ये तो हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो मास्टर जान जो होते हैं उसी के साथ ज़ूफैन से कहते हैं क्या तुम इन सभी बुढ़े खुसट लोगों की बात सुन रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि वो ठीक बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल गलत है। इतने हजारों साल से यहाँ पर एक रूल चलता आ रहा है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग शादी नहीं कर सकते। तो फिर आप अचानक से यहाँ पर मुझे सेक्टर लीडर बनाकर कह रहे हैं कि मैं उनके हजारों साल पुराने रूल को तोड़ दूं। यहाँ तक कि मास्टर भाई जो कि मेरे साथ है वो भी यहाँ पर इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब यह कि उन्हें भी ये गलत लग रहा है। तो मास्टर जान उसे कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर सिस्टर चूचू के साथ शादी नहीं करना चाहते और तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद चूचू वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और ज़ूफैन भी शर्माना शुरू कर देता है और साथ ही कहता है लेकिन मैं खुद एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ। डिमोनिक कल्टीवेटर होने के नाते मैं यहाँ पर इतने सारे डिमोनिक कल्टीवेटर्स के लिए बनाए गए एक रूल को कैसे तोड़ सकता हूँ? फिर इन सभी लोगों का ज़हन खराब हो जाएगा। तो मास्टर जान उसे कहता है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें प्यार के बारे में क्या कहा था? ज़ूफैन कहता है कि हाँ मुझे याद है, आपने कहा था कि प्यार जो है ये बड़े प्लेयर्स का खेल है। एक बड़ा प्लेयर मतलब कि जो ऐसा इंसान जो कि अपने प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सके। तो मास्टर जान उसे कहता है कि यही तो मैं तुम्हें कह रहा था, एक बड़ा प्लेयर होने का मतलब यह है कि तुम प्यार भी करो और साथ में तुम डाव भी हासिल करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्यार में पढ़कर बेकार हो जाते हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अलग हो। तुम उन जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम प्यार भी करना चाहते हो और साथ में तुम कल्टीवेट भी करना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि अगर तुम यहाँ पर चाहते हो तुम इन सभी रूल्स को ओवरकम कर सकते हो। हजारों साल से बने हुए ये सेक्टर के रूल डिमोनिक लोगों को यहाँ पर अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बनाए गए थे और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन तुम्हारे साथ इतनी सारी बातें करने के बाद मैंने फाइनली रियलाइज किया है कि हर एक डिमोनिक कल्टीवेटर की अपनी एक बात होती है। हर एक डिमोनिक कल्टीवेटर की अपनी एक सोच है। एक डिमोनिक कल्टीवेटर अगर चाहता है कि वो कल्टीवेट करता रहे और सारी जिंदगी कल्टीवेट करता रहे, वो कल्टीवेट कर सकता है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि वो अपना घर बसाए, अपने बीवी बच्चे रखे और साथ में कल्टीवेट करे, तो वो ये भी कर सकता है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 667 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर ज़ूफैन की शादी इतने आराम से हो पाएगी, क्योंकि जी वुजुआ इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस बात को तो नहीं मान लेगा कि ज़ूफैन उसकी गद्दी के ऊपर चढ़कर बैठ जाए।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 668 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जान जो होते हैं वहां पर सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि ज़ू फैन की ग्रैंड वेडिंग यहाँ पर होगी और सभी लोग उस ग्रैंड वेडिंग में इनका हिस्सा बनेंगे। तो इसी के साथ ही वहां पर सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या ज़ू फैन यहाँ पर रूल्स को तोड़ेगा। तो मास्टर जान ज़ू फैन से कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर एक बड़े प्लेयर बन चुके हो, यानी कि तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से अगर चाहो तो रूल्स को तोड़ भी सकते हो। ये रूल्स हमारे डिमोनिक कल्टिवेटर्स को रोकने के लिए नहीं थे, बल्कि इनको यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए थे, ताकि ये लोग यहाँ पर अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सके और आसपास की चीजों के ऊपर ध्यान मत दे। यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर सेक्टर की वजह से ही कर रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पर इस बात को देख नहीं पा रहे कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सेक्टर की भलाई के लिए हो रहा है। और अगर तुम यहाँ पर अपनी इस फीलिंग को कंट्रोल ना कर पाए तो फिर तुम यहाँ पर कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन अगर तुम इस फीलिंग को अपने पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेते हो तो उसके बाद तुम यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्गर बन सकते हो। मुझे इस बात की पूरा भरोसा है कि जब तुम यहाँ पर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लीडर बनोगे तो तुम्हारी नेतृत्व में यहाँ पर हमारा सेक्टर और भी बहुत ही तेजी के साथ तरक्की करेगा और सभी लोग यहाँ पर अपनी ट्रू डिमोनिक पाथ को हासिल कर लेंगे, अपनी डिजायर्स को छुपा पाएंगे, अपनी डिजायर को पूरी तरह से अचीव कर पाएंगे। क्योंकि सभी लोगों के बीच में यहाँ पर ये डिजायर तो होती है कि वो किसी ना किसी के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप बनाए, और अगर यहाँ पर फैमिली रखकर भी हम लोग डिमोनिक पाथ पर चल सकते हैं तो मुझे लगता है कि इस रूल को तोड़ देना चाहिए। मैं यहाँ पर एक एंशिएंट रूल जिससे यहाँ पर डिमोनिक कल्टिवेटर्स को किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने, किसी से प्यार करने और किसी से शादी करने की मनाही थी, उसको तोड़ने की तुम्हें इजाजत देता हूँ। तो इसी के साथ ही ज़ू फैन जो होता है उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि मास्टर जान आप वाकई में एक बहुत ही समझदार इंसान है और आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस रूल को तोड़कर भी अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं, इस सारी डिमोनिक पाथ के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग इन इमोशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो मास्टर जान उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ सेक्टर की ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ। तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि ये फैसला पूरी तरह मेरे पर निर्भर होने वाला है, यानी कि अगर यहाँ पर इस रूल को तोड़ने के बाद ये होता है कि हमारा सेक्टर काफी अच्छे से तरक्की करता है, सभी लोग अपनी डिजायर को ओवरकम कर लेते हैं, जहां तक इस रूल के टूटने के बाद भी कोई यहाँ पर किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप अपनी मर्जी से बनाना चाहे तो बना सकता है, लेकिन अगर सेक्टर यहाँ पर बुरी हालत में चला जाता है तो उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया जाएगा, हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैंने यहाँ पर इस रूल को तोड़ने की इजाजत दी थी। लेकिन अगर हमारा सेक्टर प्रॉस्पर हो जाता है और बहुत ज्यादा तरक्की करता है तो फिर हिस्ट्री में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा कि तुमने सेक्टर लीडर बनने के बाद ये रूल तोड़ा था और उसके बाद हमारा सेक्टर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है। तो ज़ू फैन कहता है कि मास्टर जान वाकई में एक बहुत ही महान इंसान है और इनकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा आगे की है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इनको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। तो मास्टर जान उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर बताओ कि क्या तुम अपनी वेडिंग नहीं करना चाहोगे, और एक बार जब तुम्हारी शादी इस जगह के ऊपर होगी यानी डीमन स्कीमिंग सेक्टर में होगी तो उसके बाद तुम इस जगह के साथ जुड़ जाओगे, यानी कि तुम्हारा इस जगह के साथ कोई ना कोई नाता तो रह जाएगा। तो ज़ू फैन सोच रहा था कि मास्टर जान किसी ना किसी तरीके से मेरा ताल्लुक इस सेक्टर के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ज़ू फैन इसी के साथ सभी के सामने अनाउंस करता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर अपने सेक्टर के हजारों साल पुराने इस रूल को तोड़ने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हारा सेक्टर लीडर बनने के बाद जो मैं सबसे पहला जो अपना ऑर्डर जारी करूंगा वो ऑर्डर ये होगा कि तुम लोग यहाँ पर जिसके साथ चाहे उसके साथ प्यार कर सकते हो, उसके साथ शादी कर सकते हो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है और ये रूल यहाँ पर आज ही तोड़ा जाता है। तो सभी लोग जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद वहां पर खामोश खड़े होते हैं, जबकि मास्टर शी का एक एल्डर साथी उसे कहता है कि एल्डर शी आपको यहाँ पर बीच में कुछ तो बोलना चाहिए, हजारों साल से चले आने वाला एक डिमोनिक रूल जो कि बहुत ज्यादा खास और बेसिक रूल है उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कुछ बोलना चाहिए। तो मास्टर शी उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम यहाँ पर मुझे मरवाना चाहते हो, क्या तुम देख नहीं पा रहे कि जी वूशू बेचारा चुपचाप वहां पर पीछे खड़ा है, वो भी यहाँ पर मास्टर जान के सामने कुछ नहीं कह पा रहा और तुम चाहते हो कि मैं बीच में यहाँ पर नए सेक्टर लीडर के सामने ये बात करूं, उसकी मुखालफत करूं और यहाँ पर मैं उसकी नजर में आ जाऊं। नया सेक्टर लीडर पहले यहाँ पर मुझसे नफरत करता है और अगर मैंने यहाँ पर उसको अपोज किया तो वो यहाँ पर मुझे मरवा डालेगा। वेनरेबल शी वहां पर सोच रहे होता है कि माहौल के शांत होने तक मुझे यहाँ पर कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी बात करनी है जिसकी वजह से मैं नया सेक्टर लीडर ज़ू फैन यहाँ पर गुस्सा हो जाए या फिर मुझे कोई सजा दे। तो इसी के साथ ही कोई लैंग होता है वहां पर चिल्लाकर कहता है कि लॉन्ग लिव ज़ू फैन, और इसी के साथ ज़ू फैन के नाम के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। बाकी के सभी लोग भी वहां पर ज़ू फैन के नाम के नारे लगा रहे होते हैं, जबकि ज़ू फैन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इतनी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ एक कोई लैंग ही ऐसा इंसान है जो कि इस बात को समझता है इस रूल के तोड़ने का सबसे ज्यादा फायदा तो उसी को होने वाला है, क्योंकि वो पहले से किसी लड़की से प्यार करता है और अब उससे शादी कर पाएगा। जब किसी के साथ ही हमारा यंग सांसी जो होता है वो भागता हुआ अंदर आ जाता है और कहता है डैड डैड मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ पंगा ले रहा है, कौन है वो बंदा, जल्दी से मुझे बताओ, मैं तो यहाँ पर उसे किक मारने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो ज़ू फैन कहता है कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था, मैंने इसे भी यहाँ पर बुलवाया था और मैं इसे बताना भूल गया कि सब कुछ कंट्रोल में है। और इसी के साथ ही मास्टर जान उसे कहता है कि देखो तो जरा तुम्हारी आर्मी जो तुमने बाहर छोड़ी हुई थी तुम उसे भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट में रखे हुए थे, अगर यहाँ पर हालात कंट्रोल में नहीं होते तुम यहाँ पर अपने इस मॉन्स्टर जैसे बच्चे को यहाँ पर बुला लाते, और मुझे लगता है कि तुम्हारा ये अकेला बच्चा ही यहाँ पर हमारे पूरे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए काफी था और मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं इसे यहाँ पर हरा पाता, क्योंकि तुम्हारा जो बच्चा जिस तरह से इसने यहाँ पर ह्यूमनली मिस्टिकल सेक्टर को बर्बाद किया उस तरह अगर यहाँ पर आकर एक पाँव
राउंड मार देता तो फिर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा नुकसान होता, पूरा सेक्टर बर्बाद हो जाता। तो जूफैन कहता है कि आपको कैसे पता चला? तो मास्टर जानू से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पीछे वहां पर नहीं गया? मैं लेबर ऑफिस का एल्डर हूँ और मैं एक वेनरेबल भी और एक गार्डियन भी हूँ, तो इसी वजह से मैं अपनी इथीरियल सोल को लेकर तुम्हारे पीछे पीछे वहां पर हीवन मिस्टिकल सेक्टर में गया था और वहां पर सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा है कैसे तुम्हारे बच्चे ने वहां पर हीवन मिस्टिकल सेक्टर की बैंड बजाई थी। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं। फिर साथ ही जी वूजो अपनी सील लेकर आते हैं और माय जूफैन को दे देते हैं। फिर साथ ही रात के वक्त का सीन होता है, जश्न मनाया जा रहा होता है। बहुत सारे फायरवर्क्स आसमान में दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत सारे रंगों के फायरवर्क्स होते हैं और साथ ही वहां पर हर एक चीज को सजाया गया होता है, यानी कि पूरे पैलेसेस को सजाया गया होता है। वहां पर बहुत सारे टेबल लगाए गए होते हैं खाने के लिए, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लू क्लैन के लोग भी वहीं पर होते हैं, बस जी वूजा को छोड़कर। वो एक दिल टूटे आशिक की तरह वहां पर बैठा बस पी रहा होता है और साथ ही गुस्सा होता है, कहता है कमीना जूफैन मेरे इतने सालों की मेहनत वो छुड़ा कर ले गया। जब किसी के साथ ही मास्टर लैंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब क्या तुम अभी तक यहाँ पर इस बात से गुस्सा हो? तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो चला गया वो चला गया। अब यहाँ पर इस सेक्टर लीडर की गद्दी में इतना भी क्या खास था कि तुम यहाँ पर इस तरह से मूड बनाकर बैठे हुए हो? अब तुम यहाँ पर एक वेनरेबल बन चुके हो और मुझे लगता है कि वेनरेबल होने के नाते भी तुम्हारे पास काफी सारी आजादी है। जैसे वेनरेबल शी यहाँ पर सब कुछ कर सकते थे, वैसे तुम भी यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। तो जी वूजा उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो? जैंग अब ये मत कहना कि तुम भी यहाँ पर जूफैन के साइड के ऊपर हो गए और अगर तुम उसकी साइड पर हो तो फिर मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो? तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि ये बात मत करो। जब हम लोग पहली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में गए थे, वहां पर एक दूसरे के साथ हम लोगों ने जान की बाजी लगाई थी, तब से मैंने यहाँ पर वादा किया था कि हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे और हमेशा मैं तुम्हारी साइड पर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी साइड के ऊपर ही रहने वाला हूँ। जहां तक कि मैंने कल यहाँ पर तुम दोनों के बीच में आकर बात को संभालने की कोशिश भी की थी। तो जी वूजा उसे कहता है कि तुमने खाक संभालने की कोशिश की थी। वो लड़का जिसे मैं यहाँ पर लेकर आया, मैंने उसे यहाँ पर ये सब कुछ सिखाया, मैंने उसे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनाया, मैंने उसे लेबर ऑफिस दिया, मैंने उसे सभी एल्डर्स को यूज करने की इजाजत दी, मैंने उसे अपनी सील दे दी और उसके बाद अब उस लड़के ने मेरे पास मेरी गद्दी छीन ली और इस वक्त तुम उसकी साइड ले रहे हो, जहाँ पर उसके साथ खड़े हो। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि प्लीज अब यहाँ पर इस बात को समझ जाओ कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। सभी एल्डर्स पहले से तुमसे नफरत करते थे क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लालची हो गए थे। तुम यहाँ पर सभी को कंट्रोल करना चाहते थे, सभी को ड्रा कर रखना चाहते थे, लेकिन असल में यहाँ पर उन सभी को सिर्फ बातों से ही अपनी साइड के ऊपर ले जाया जा सकता है और ये जूफैन ने करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि एक वेनरेबल होने के नाते तुम इस बात को समझ पाओगे और शुक्र करो कि जूफैन ने तुम्हें जान से नहीं मारा। वूजा उसकी बात सुनने के बाद और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि उसने मुझे जान से नहीं मारा और साथ ही मेरे मास्टर उसने भी यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 668 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 669 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जी वूजुआ जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में बैठे होते हैं। तो मास्टर जैंग उसे कहता है कि तुम्हें खुद को बदलना होगा, अगर तुम यहाँ पर खुद को नहीं बदलोगे तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने सारे लोगों का मुकाबला कर सकते हो? जरा गौर से देखो, यहाँ पर लू फैमिली के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर लू फैमिली के सभी एल्डर्स तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, साथ ही जूफैन का वो बेटा जो एक मॉन्स्टर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे लोगों का मुकाबला करके जूफैन तक पहुंच पाओगे या फिर जूफैन को हराकर वापस अपनी गद्दी हासिल कर पाओगे? अभी यहाँ पर शुक्र करो कि तुम्हारी जान बच गई और एक वेनरेबल बनकर भी तुम काफी कुछ हासिल कर सकते हो। और साथ ही मास्टर जैंग जो थे उसे इतना कहने के बाद चले आते हैं तो वो आगे जाकर मास्टर की के पास खड़े हो जाते हैं, जबकि वूजा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और साथ ही वहां पर अपना ग्लास भी तोड़ देता है। जब वो ग्लास तोड़ता है तो वेनरेबल शी उसके पास चले जाते हैं और उसे कहता है कि सेक्टर लीडर तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ग्लास तोड़ने से तुम्हारा गुस्सा निकल जाएगा या फिर तुम दोबारा सेक्टर लीडर बन जाओगे? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर वाइन के ग्लास के ऊपर अपना गुस्सा उतारने से कुछ भी नहीं होने वाला? तो वूजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मेरे सामने बकवास करोगे और उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं जहां पर सेक्टर लीडर की गद्दी को छोड़कर आया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर बकवास कर सकते हो। जरा खुद के बारे में सोचकर देखो, तुम तो पहले से जूफैन की बैड टर्म्स के ऊपर हो। जूफैन को एक बार यहाँ पर अपना रूल स्थापित कर ले, उसके बाद सबसे पहले वो तुम्हें और तुम्हारे एल्डर्स को ही यहाँ पर से क्लीन करेगा, यानी कि तुम तो उसके हाथ से मरने वाले हो। जरा अपना सोचो। जबकि शी उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम यहाँ पर सिर्फ गद्दी से नीचे उतरे। तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ गद्दी से उतरना ये तुम्हारी किस्मत थी? मुझे तो लगा था कि हमारा सेक्टर लीडर जी वूजुआ एक बहुत ही महान इंसान है और वो कुछ बहुत ही महान हासिल करना चाहता है और इस तरह चुपचाप वो गद्दी के ऊपर से नीचे उतर जाएगा। ऐसा तो सोचा भी नहीं था। ये बात सुनती वूजुआ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अगर तुमने एक बार और इस तरह की बात की तो फिर मैं तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि यहाँ पर कौन किसके बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो मास्टर शिव से कहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर सभी लोगों के सामने मेरे पर अटैक करोगे, लेकिन बताओ तो जरा तुम यहाँ पर मेरे पर क्या ही अटैक कर सकते हो? अब तुम यहाँ पर सभी के सामने अपनी पावर्स दिखाने
दिखाना चाहोगे मेरे पर अटैक करके, जबकि ज़ूफैन के सामने तुम एक बिगी बिल्ली बन गए थे और तुम्हारा मास्टर तो उससे भी ज्यादा बुरा निकला, जिसने अपने डिसाइपल को यहाँ पर नीचा दिखा दिया। तो वहां से जी वूजा उसे गले से पकड़ लेते हैं और उसे कहता है कि तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। तो मास्टर शिव से कहता है नहीं, मैं यहाँ पर अपनी हद क्रॉस नहीं कर रहा, अभी भी यहाँ पर हाफ एल्डर्स जो है मेरे साथ हैं और हाफ एल्डर्स जो है वो ज़ूफैन के साथ हैं, यानी कि अभी भी आधे लोग जो है वो तुम्हें मानते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सेक्टर लीडर होना चाहिए और वो ज़ूफैन के साथ ही नहीं है। तो क्या तुम यहाँ पर इस बात को समझ नहीं पा रहे कि आधे लोग तो कम से कम तुम्हारा साथ देने को तैयार है, उन आधे लोगों में से मैं भी एक हूँ। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर वूजा उसे छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई आइडिया है, क्या कोई प्लान है जिससे तुम यहाँ पर मुझे वापस से गद्दी के ऊपर बिठा सकते हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि ज़ूफैन मेरा दुश्मन है और वो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ठिकाने लगाएगा क्योंकि मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ पर दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, जैसे कि तुम यहाँ पर ज़ूफैन के दुश्मन हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर यहाँ पर वापस से तुम्हें गद्दी के ऊपर बिठाने के बारे में कोई प्लान बना सकते हैं। बेस्ट प्लान तो यही है कि यहाँ पर हाथ मिला लिए जाए। तो जी वूजा उसे कहता है कि मैं पहले यहाँ पर हार चुका हूँ, अब यहाँ पर तुम्हारे साथ हाथ मिलाने का क्या फायदा, और वैसे भी वो 50% जिनकी तुम बात कर रहे हो वैसे भी यहाँ पर ज़ूफैन के कंट्रोल में आ ही जाएंगे। तो मास्टर शिव से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर ये सारी की सारी प्लानिंग किस की है, क्या तुम्हें लगता है कि ज़ूफैन जो कि बाहर से आया था वो सिर्फ 5 साल में यहाँ पर हम दोनों को हराकर तुम्हें गद्दी के ऊपर से हटाकर गद्दी के ऊपर कैसे बैठ गया। मुझे लगता है कि ये सारे का सारा तुम्हारे मास्टर जान का प्लान है, वेनरेबल जवान ने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। तो जी वूजा से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब हुआ, तुम मेरे मास्टर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। तो जी वूजा जो होते हैं वो यहाँ पर उससे ये बात करते हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर शी अपने पास से एक जेट स्लिप निकालते हैं और उसे कहते हैं जरा इसको गौर से देखो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जी वूजा जैसे वहां पर उस जेट स्लिप को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो उसके ऊपर डिसाइपल्स के नाम लिखे होते हैं, कुछ डिसाइपल्स के नाम की लिस्ट होती है। ये वो लिस्ट होती है जो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में उन दोनों मास्टर्स ने बनाई थी कि इन सभी डिसाइपल्स को डबल ड्रैगन मैनर में इनवाइट किया जाएगा जहां पर इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उन सभी में जहां पर 6 नाम जो होते हैं वो काफी ज्यादा खास होते हैं और उन 6 लोगों में जहां पर वो सारे के सारे इस जगह के ऊपर मौजूद होते हैं। ज़ूफैन के साथ साथ इवन मिस्टिकल सेक्टर की वो तीनों लड़कियां जो इस वक्त ज़ूफैन के साथ आई हैं उनका नाम भी इस लिस्ट में होता है। तो मास्टर शिव से कहता है क्या तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मास्टर जान यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ज़ूफैन अपने साथ यहाँ पर इन 6 लड़कियों इन 3 लड़कियों को लेकर आया जो कि इवन मिस्टिकल सेक्टर से है। तो एक तो उसकी वाइफ बनने वाली चू किंगचैंग और उसके साथ 2 और लड़कियां हैं जो कि उनके सेक्टर इवन मिस्टिकल सेक्टर से ज़ूफैन के साथ आई हैं। और ज़ूफैन के साथ साथ यहाँ पर हमारे सेक्टर का एक और डिसाइपल मिलाकर यहाँ पर 6 लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में लिया जाएगा। तुम भी अच्छी तरह से इस बात को समझते हो कि एक बार जब डबल ड्रैगन गैदरिंग में कोई डिसाइपल चला जाता है तो उसका भविष्य जो होता है वो लिमिटलेस होता है, यानी कि वो आगे जाकर एक बहुत ही महान एक्साल्टेड सर बन सकता है, जैसे कि वो दोनों डबल ड्रैगन एक्साल्टेड सर्स हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर जो वो हमेशा से एक रूथलेस इंसान थे, वो कभी यहाँ पर किसी दूसरे की परवाह नहीं करते, ना ही कभी उन्होंने अपनी परवाह की, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सेक्टर की परवाह है। सेक्टर की इतनी परवाह करते हैं कि सेक्टर के लिए उन्होंने यहाँ पर उन डिसाइपल्स को चूज किया, तुम्हें गद्दी के ऊपर से हटा दिया क्योंकि उन्हें पता है कि वो 6 डिसाइपल जो हैं वो सेक्टर में रहकर सेक्टर के लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर मैं भी यहाँ पर हाई वेनरेबल की जगह पर होता तो फिर मैं भी यहाँ पर यही डील करता, यानी कि मैं भी इसी डील को चूज करता। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर को यहाँ पर हटाने में तुम्हारे मास्टर का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर तुम्हारे मास्टर चाहते तो वो ज़ूफैन को बड़ी आसानी से फाइट में हरा सकते थे, क्योंकि तुम्हारे मास्टर के बारे में तुम ये बात तो जानती होगे। क्या तुम्हें याद है कि एक बार यहाँ पर इवन मिस्टिकल सेक्टर के कैल्डर ने हमारे कैल्डर की जान ले ली थी और उसके बदले में यहाँ पर हाई वेनरेबल अपने साथ अपने 5 इंपर्सिमेबल मास्टर्स को लेकर वहां पर गए थे। हालांकि उन्हें पता था कि वो उनके चारों गार्डियंस को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर गए। अपने उन 5 मास्टर्स की मदद से उसने जाकर उनके 5 एल्डर्स की जान ले ली। एक एल्डर के बदले में हमारे हाई वेनरेबल ने उनके 5 एल्डर्स की जान ली थी, यानी कि वो किसी से बदला लेना चाहे तो वो उससे बदला ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार उन्हें ज़ूफैन वाकई में पसंद है और ज़ूफैन की खातिर उन्होंने यहाँ पर तुम्हें गद्दी के ऊपर से इसलिए हटाया क्योंकि ज़ूफैन तुमसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो यहाँ पर सेक्टर के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो जी वूजा उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास ये जेट स्लिप आई कहां से, ये लिस्ट तुम्हें कहां से मिली है। तो वेनरेबल शिव से कहता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे, यानी कि जब डबल ड्रैगन गैदरिंग खत्म हुई थी और उसके बाद यहाँ पर ज़ूफैन भी इवन मिस्टिकल सेक्टर के लिए निकल गया था, तो उसके पीछे यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग की तरफ से डबल ड्रैगन मैनर की तरफ से हमें हर एक सेक्टर को यहाँ पर जो जेट स्लिप मिली थी, हर एक सेक्टर के सेक्टर लीडर को जो जेट स्लिप भेजी गई थी जिसके अंदर डिसाइपल्स के नाम लिखे हुए हैं। और तुम्हारी गैर मौजूदगी में हाई वेनरेबल ने इस जेट स्लिप को रिसीव किया था। तो हाई वेनरेबल ने यहाँ पर उसको रिसीव करने के बाद अभी तक तुम्हें दिखाया नहीं। तुम्हारी बातें सुनने की बात तो यही लगता है कि तुमने पहले इस जेट स्लिप को नहीं देखा। तो जी वूजा उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि हाई वेनरेबल यानी मेरे मास्टर ने इस जेट स्लिप को अपने पास छुपा कर रखा हुआ था। उन्हें पता था कि यहाँ पर ये सारे के सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खास और सभी डबल ड्रैगन मैनर के डिसाइपल्स बनने वाले हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर ये जेट स्लिप मेरे सामने नहीं रखी। और साथ ही तुमने ये कहा कि बाकी के सभी सेक्टर्स को भी इस तरह की जेट स्लिप भिजवाई गई है, और अगर तुम्हें यहाँ पर मास्टर जान वाली जेट स्लिप नहीं ली तो इसका मतलब यह है कि तुम किसी और सेक्टर लीडर के पास से जेट स्लिप लेकर आए हो। तो मास्टर शिव से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम मेरे पर गद्दारी का इल्जाम लगाने वाले
हो क्योंकि मैंने किसी दूसरे सेक्टर लीडर के साथ हाथ मिला लिया है। तो मास्टर जान उसे कहते हैं नहीं ये परफेक्ट है, मैं यहाँ पर अब तुम्हारा प्लान जान चुका और मुझे लगता है कि तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो, मुझे वापस गद्दी पर बिठाने में तुम्हारे उस दोस्त की मदद लगेगी। अब हम लोग यहाँ पर एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 669 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 670 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में अभी भी यहाँ पर वेडिंग का सीन दिखाया जा रहा होता है कि वहां पर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जबकि बाहर सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं शादी वाले दिन, तो दूल्हा दुल्हन तो अपने रूम के अंदर ही होंगे। तो यहीं पर से हमारी एपिसोड की शुरुआत होती है। दरवाजा खुलता है, माँ ज़ूफैन अंदर आता है तो उसकी दुल्हन सामने बैठी होती है। तो एशियन लड़कियों की तरह वो अपने सर के ऊपर घूंघट लेकर बैठी होती है और माँ ज़ूफैन जाता है वहां पर, जाकर उसके घूंघट को उठाता है और उसको देखने के बाद उसकी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि क्या हो गया, तुम मुझे इस तरह से घूर का क्यों देख रहे हो। तो मां ज़ूफैन जो होता है उसे कहता है कि चाहे मैं यहाँ पर तुम्हें कितनी बार क्यों ना देख लूं, मुझे लगता है कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। इस दुनिया में तुम्हारी खूबसूरती का मुकाबला करने लायक कोई भी नहीं है। इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर हैरान हो रहा। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तुम और भी खूबसूरत दिखाई देती हो और मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत ही पुण्य का काम किया होगा, किसी दुनिया को बचाया होगा, इसी वजह से मुझे तुम मिल गई हो। तो किंग चैंग उसे कहती है कि क्या यहाँ पर तुम ऐसा मजाक कर रहे हो, तुम दुनिया को तबाह करने का काम करते हो, दुनिया बचाने का काम नहीं करते। तो मां ज़ूफैन कहता है हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि शायद तो दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे तुम्हें दे दिया है, यानी कि तुम्हें मेरे हवाले कर दिया ताकि तुम मुझे यहाँ पर दुनिया तबाह करने से बचा सको। तो मां ज़ूफैन उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर मुझे अगले गुनाह करने से रोकोगे और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जहाँ तक कि ऊपर वाला भी मुझसे डरता है, इसी वजह से उसने यहाँ पर मुझे तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के जाल में फंसा दिया है। तो मिस किंग चैंग उसे कहते हैं कि ये क्या कह रहे हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम्हें कोई जाल में फंसा सकता है, तुम्हें तो कोई भी अपने जाल में नहीं फंसा सकता। तो मां ज़ूफैन जो होता है उसकी तरफ आके पड़ता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड को सेड्यूस नहीं कर सकती, मैं तो यहाँ पर इस तरह की प्यार भरी बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ प्यार भरी बातें नहीं करोगी। तो किंग चैंग इसी के साथ ही वहीं पर शर्माना शुरू कर देती है। तो मां ज़ूफैन उसे कहता है देखो तो जरा, अब तुम यहाँ पर आगे से कुछ भी बोल नहीं रही, तो इसका मतलब यह है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं कितना ज्यादा कमीना इंसान हूँ, मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा रफ करने वाला हूँ। और साथ ही वो मोमबत्ती बुझा देता है और उसे वहीं पर नीचे लिटा देता है। तो किंग चैंग उसे कहती है नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले। तो मां ज़ूफैन कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगा, पहले तो मैं खुद ही यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी के साथ भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन अब तो तुम यहाँ पर मेरी वाइफ और तुम मुझे यहाँ पर रोक भी नहीं सकती। तो किंग चैंग जो होती है वो आगे से उसे रोक तो बिल्कुल भी नहीं सकती, क्योंकि पहली बात तो वो उसे प्यार करती है, दूसरी बात अब उसकी वाइफ है। और इसी के साथ ही मां ज़ूफैन उसे कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ और हर रोज तुम्हें अब यहाँ पर इसी बुरे आदमी के साथ ही गुजारना पड़ेगा, हर रात तुम्हें इसी तरह यहाँ पर इसी समय से गुजरना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है तो अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, अब यहाँ पर इसके ऊपर पछताने का क्या फायदा। और साथ ही मां ज़ूफैन जो होता है उसे वहां पर किस करता है, साथ ही उनकी सुहागरात वहां पर शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा और ना ही आपको वो दिखाने वाला है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो आप सभी लोग फिलहाल के लिए अपनी आंखें बंद करो और चिल करो। और इसी के साथ ही हमारे बाहर का सीन दिखाता है जहां पर दो जलकुकड़ी लड़कियां खड़ी होती हैं। तुम्हारी प्रिंसेस निंगेर जो होती है वो सोच रही होती है कि श्वांगर मुझे एक बात तो बताओ, क्या हम में कोई कमी थी जिसकी वजह से हम ज़ूफैन के नहीं हो सके, लेकिन सिस्टर किंग चैंग जो है उसने ज़ूफैन को हासिल कर लिया है। मुझे लगता है कि ज़ूफैन जो है अब हमें बिल्कुल देखना भी नहीं चाहेगा अब जबकि उसे किंग चैंग मिल चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि सिस्टर किंग चैंग अब यहाँ पर किसी और की तरफ उसे देखने भी देगी। तो श्वांगर उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या तुमने सुना नहीं सिस्टर किंग चैंग ने क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर ज़ूफैन यहाँ पर फाइन है तो इसके बदले वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो दुनिया तबाह कर दे या फिर कुछ भी बुरा काम कर ले। तो किंग चैंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर वो जाकर दूसरी लड़कियों के साथ अपना रिलेशन बनाता है। तो ये बात सुनने के बाद निंगेर उसे कहती है लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि क्या हम लोग यहाँ पर सिस्टर किंग चैंग की तरह ज्यादा कमिटेड नहीं थे, कि हम लोग यहाँ पर ज़ूफैन के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए, लेकिन किंग चैंग ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या हमारे प्यार में कोई कमी थी। और इसी के साथ ही हमारा जुनहाई वहां पर निकल कर आता है और उसे कहता है कि प्रिंसेस योंगनिंग अब यहाँ पर इस बारे में क्या कहना, जबकि तुम्हारा दिल जो है वो वैसा साफ बिल्कुल भी नहीं है जैसी तुम दिखाई देती हो। तुम्हारी प्रिंसेस निंगेर उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि मेरा दिल साफ नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बुरी लड़की हूँ, बुरी लड़की तो नहीं हूँ। तुम्हारा जुनहाई उसे कहता है नहीं तुम एक बुरी लड़की नहीं हो, असल बात यहाँ पर यह है कि किंग चैंग को ज़ूफैन क्यों मिला, क्योंकि किंग चैंग जो थी वो तुम्हारे जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम और मेरी बहन तुम लोग जो है वो ज़ूफैन को हासिल करना चाहते हो, लेकिन किंग चैंग जो थी वो ज़ूफैन को हासिल नहीं करना चाहती थी, बल्कि ज़ूफैन किंग चैंग को हासिल करना चाहता था। वो ज़ूफैन को समझती है, इसी वजह से ज़ूफैन जो उसके प्यार में पड़ा, क्योंकि वो ज़ूफैन को वो आजादी देती है जिस ज़ूफैन हमेशा से यहाँ पर किसी रिलेशन में नहीं बनना चाहता और ना ही किसी के बाउंड में होना चाहता, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं आना चाहता, और किंग चैंग वो उसे सारी आजादी दे रही है। यही बात है कि तुम
लोग उसके साथ नहीं हो बल्कि किंग चैंग उसके साथ है। तो प्रिंसेस श्वांगियर जो होती है उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है कि हम लोग यहाँ पर उस किंग चैंग की तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकते। किंग चैंग हमारी तरह बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं है बल्कि हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं। तो हमारा जुनहाई भी वहां पर सोच रहा था कि पता नहीं अब जब मैं अपनी सिस्टर को जाकर ये बात बताऊंगा कि ज़ूफैन ने शादी कर लिया तो वो इस बारे में किस तरह से रिएक्शन देने वाली है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें बेडरूम का दिखाया जाता है कि माँ ज़ूफैन जो होता है अपने बिस्तर के ऊपर मजे से सो रहा होता है और इसी के साथ ही उसने अपना बाजू आगे फैलाए रखा होता है ताकि किंग चैंग उसके ऊपर सर रखकर लेटी हो। लेकिन जैसे उसे महसूस होता है किंग चैंग वहां पर नहीं है तो वो जल्दी से उठता है और चिल्लाकर कहता है किंग चैंग तुम कहां पर हो। तो इसी के साथ किंग चैंग जो होती है वो साइड के ऊपर मिरर के सामने बैठी अपने बाल बना रही होती है और उसे कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही काशियस हो ज़ूफैन, तुम इतने ज्यादा काशियस इंसान हो फिर लेकिन इसके बावजूद आज रात तो तुम यहाँ पर ऐसे सो रहे थे, इतनी बुरी तरह से खराटे मार मार कर सो रहे थे कि कोई भी आकर तुम्हारी आसानी से जान ले सकता था, यानी कि कोई भी किसी वक्त भी आकर तुम्हारे पर अटैक कर देता, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 670 का एंड हो जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ पर इन दोनों की शादी के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या फिर अपनी शादी ना होने पर आप लोग रोना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में रो सकते हैं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 671 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड का एंड बेडरूम में हुआ था जहां पर आज वहीं पर से शुरुआत करेंगे। तो सुबह के वक्त हमारी सिस्टर किंग चैंग जो होती है वो उठकर बैठी अपने बाल बना रही होती है और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि ज़ूफैन तुम रात के वक्त यहाँ पर ऐसे सो रहे थे जैसे कि तुम्हें इस बात का डर ही ना हो कि कोई तुम्हारे पर अटैक भी कर सकता है। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर हमेशा से एक लड़की जो होती है वही एक हीरो का डाउनफॉल होती है। जब भी तुमने जहाँ पर कभी कोई मूवी देखी हो तो उसमें यही होता है, हमेशा हीरो को लड़की मरवाती है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि आज रात को जहां पर तुम्हें अपनी बाहों में लेकर लेटे हुए मुझे जहां पर महसूस हुआ कि मुझे कितनी सुकून की नींद आ रही थी। फिर साथ ही उसे कहता है कि जब से तुम जहां पर मेरी बाहों में आई हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से उस गंदगी वाली जिंदगी में नहीं जाना चाहता, यानी कि अब मैं जहां पर एक विलन नहीं बनना चाहता, मुझे वो सारे बुरे काम छोड़ने होंगे और मैं जहां पर एक अच्छा इंसान बन सकता हूं। तुम साथ हो तो मुझे याद रहता है कि मैं अच्छा हूं और जब तुम साथ नहीं हो तो मैं भूल जाता हूं कि मैं अच्छा हूं। तुम्हें याद होगा कि हमने ड्रिफ्टिंग एडिफाइसेस लॉर्ड के उस विला के अंदर 3 दिन बिताए थे एक दूसरे के साथ नकली शादी में। क्या तुम्हें वो याद है? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे याद है, लेकिन वो नकली शादी थी और वो नकली हस्बैंड एंड वाइफ का रोल था। लेकिन आज मैं जहां पर तुम्हारी असली वाइफ हूं और तुम जहां पर मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। तुम्हारा ज़ूफैन उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर वाकई में मन की शांति मिल रही है। फिर साथ ही ज़ूफैन उनका खड़ा होता है और उसे कहता है किंग चैंग क्या तुम्हें पता है मैंने कभी तुमसे ये बात नहीं कही, लेकिन वो 3 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ उस सिटी में उस विला के अंदर उस छोटी सी झोंपड़ी के अंदर गुजारे थे, मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर उन 3 दिनों को दोबारा से गुजारने के बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हारे साथ एक पल उस तरह से गुजार कर देखना चाहता था। मैं जहां पर कब से तड़प रहा था कि काश मैं जहां पर तुम्हारे साथ एक और वैसा दिन गुजार सकूं, लेकिन अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर था और मैं जहां पर अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकता था। मुझे लगा कि मैं जहां पर अपनी कल्टीवेशन पाथ से हट जाऊंगा और साथ ही वो आता है और जाकर उसके साथ चिपक जाता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना इतने सालों के लिए, तुम्हें बार बार रिजेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगा था कि शायद तुम जहां पर मुझे होल्ड बैक करोगी और मैं जहां पर अपनी पावर के लस्ते पर पीछे रह जाऊंगा। तो इसी के साथ ही किंग चैंग उसे कहते हैं कि मैं जहां पर तुम्हें हमेशा से सेफ देखना चाहती हूँ, मैं जहां पर तुम्हारे साथ एक सेफ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, ना कि तुम्हें जहां पर रोकना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, तुम स्ट्रांग बनो। अब मुझे लगता है कि सब बातों का कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ बुढ़ा होना चाहती हूँ। हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बुढ़े हो जाएंगे आसमान के ऊपर तारों को देखते देखते। तो हमारा ज़ूफैन उसे कहता है किंग चैंग मुझे लगता है कि मास्टर जान ने बिल्कुल ठीक कहा था, अगर हमें यहाँ पर प्यार हो जाता है तो ये प्यार का भूत उतरता नहीं है। मुझे लगता है कि अब तुमने यहाँ पर मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है तो फिर तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि ये क्या तुम अचानक से एक बच्चे की तरह इतने ज्यादा चिपकू क्यों बनते जा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ यही समझो कि मैं एक बच्चा ही हूँ, जब तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं एक बच्चा बन जाता हूँ। और साथ ही मैं ज़ूफैन को वहां पर कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि किंग चैंग क्या तुमने इस बात को नोटिस किया, मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। मुझे यहाँ पर हैरानी इस बात की हो रही है कि मैंने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक है, तुम्हारे पास यहाँ पर एक वॉइड फिजिक है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेट करने पर मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू मिल गया है। और साथ ही तुम्हें देखो तुमने भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, इसका मतलब यह है कि हम दोनों यहाँ पर जितना ज्यादा डुअल कल्टीवेट करेंगे उतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तुम्हारा ज़ूफैन किंग चैंग को उठा लेता और कहता है चलो जल्दी से बिस्तर पर चलो, हमें फिर से जाकर डुअल कल्टीवेट करना चाहिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है तो उसके लिए हमें बार बार करना होगा। तो वो उसे उठाकर सीधा बिस्तर के ऊपर ले जाता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, रात के वक्त डुअल कल्टीवेट किया तो था,
अब यहाँ पर दिन के वक्त भी तुम लेने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करो, तुम एक सेक्टर के लीडर हो, कोई आ जाएगा। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि मैं सेक्टर का लीडर हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कौन यहाँ पर आएगा, कोई भी नहीं आने वाला, मैं यहाँ पर और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। चलो जल्दी से यहाँ पर शुरू करते हैं। और वैसे भी हम दोनों की अभी भी यहाँ पर शादी हुई है, जितनी बार करेंगे उतनी बार यहाँ पर हमारा ताल्लुक और ज्यादा मजबूत होता जाएगा, हमारा रिश्ता जो है वो और ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन इसी के साथ उनके दरवाजे के ऊपर से खांसने की आवाज आती है। मास्टर जान बाहर से उसे कहते हैं कि बटलर ज़ूफैन प्लीज यहाँ पर बाहर आ जाओ, अब तुम यहाँ पर एक सेक्टर के लीडर हो, लेने का काम रात को करना, दिन के वक्त यहाँ पर सेक्टर को संभालने का काम करो। माना कि ठीक है कि तुम दोनों की शादी होगी और जो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन तुम बाकी सभी लोगों के लिए एक बुरी एग्जाम्पल बन रहे हो, दिन के वक्त ये काम नहीं करने चाहिए। तुम्हारी किंग चैंग तो शर्माना शुरू कर देती है और माँ ज़ूफैन कहता है कि बुढ़ा खूसट कहीं का, और साथ ही वो बाहर आता है और उसे कहता है कि मास्टर जान मैं सेक्टर लीडर बन गया, इसी वजह से मैंने अपने दरवाजे के बाहर एक फॉर्मेशन नहीं बिछाई कि कोई हमारी बातें ना सुन सके, लेकिन तुम बुढ़े घुसड़ कहीं कि हमारी प्राइवेट बातें कैसे सुन सकते हो। तो मास्टर जान उसे कहता है कि लड़के मुझे यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर तुम्हारा मास्टर होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज बनता है। अब तुम यहाँ पर एक सेक्टर लीडर भी हो, ना सिर्फ तुम यहाँ पर किसी लड़की के हस्बैंड हो, इसलिए मेरे बच्चे रात को करने वाले काम रात को किया करो और दिन के वक्त यहाँ पर सेक्टर को संभालना ज्यादा जरूरी है। और साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर एक अर्जेंट मैसेज देने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है, तो अपनी वाइफ को भी जल्दी से बाहर बुला लो। तो चूचू भी बाहर आ जाती है। तो ज़ूफैन उसे कहता है कि अभी तो मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बनना और तुम चाहते हो कि सेक्टर लीडर बनने के बाद मैं सेक्टर को छोड़कर चला जाऊं। तो मास्टर जान अपने पास स्लिप निकाल कर उसे देते और कहता है कि जरा इस डेट स्लिप को गौर से देखो। तो वो दोनों उसके ऊपर अपना नाम पढ़ते हैं। तो ज़ूफैन कहता है कि ये क्या, तो उसे कहते हैं कि तुम्हें बहुत बधाई हो, कुछ महीने पहले यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर की तरफ से मेरे पास ये डेट स्लिप आई थी और इसके ऊपर तुम दोनों का नाम लिखा हुआ है, तुम दोनों को डिसाइपल्स के तौर पर चूज कर लिया गया है। तुम्हें वहां पर जाना होगा, जाकर डबल ड्रैगन मैनर में कल्टीवेट करना होगा, वो तुम्हें वहां पर जाकर सिखाएंगे और मुझे लगता है कि कुछ ही सालों में जब तुम वहां पर से कल्टीवेट करके वापस आओगे तुम एक महान कल्टीवेटर बन चुके होगे। उनके डबल ड्रैगन एक्साल्टेड सर्स की तरह तुम्हारी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होने वाली है। तो ज़ूफैन जो था उस लिस्ट के ऊपर देख रहा था कि वहां पर सभी के नाम लिखे होते हैं, तो वो कहता है कि इसके अंदर तो उन लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्वर्डगार्ड सेक्टर से यहाँ पर वेन टाओ है, जी टाइशेंग है, हिलियन फ्लेम सेक्टर से यान मो है, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर से जीलिन और साथ में वो किंग कुए, वो दोनों भाई भी हैं। मास्टर से कहता है कि हाँ यहाँ पर सभी के नाम एक ही लिस्ट में लिखकर सभी सेक्टर्स को भिजवाए गए ताकि सभी को पता चल सके ये सभी लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर में डिसाइपल के तौर पर चूज किए गए हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने पुराने झगड़ों को भूलना चाहिए क्योंकि अगले 20 साल तक तुम वहीं पर गुजारने वाले हो और एक दूसरे के साथ मिलकर कल्टीवेट करने वाले हो। स्पेशली वो लड़का जीलिन जिसके साथ तुम्हारी फाइट हुई थी, लेकिन जो भी हो अब तुम लोग वहां पर एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर यानी तुम लोग एक दूसरे के स्टूडेंट ब्रदर बनने वाले हो। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि लेकिन जीलिन वो तो एक कमीना मॉन्स्टर है, आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पर मेरे साथ इतनी तमीज के साथ पेश आएगा जितनी तमीज के साथ आप पेश आने का कह रहे हैं। तो मास्टर जान उसे कहता है लड़के भूलो मत, तुम भी उसकी तरह ही एक बदतमीज मॉन्स्टर हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसे अवॉइड करने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे तुम्हें अवॉइड करने की जरूरत है। तुम दोनों एक ही कपड़े के टुकड़े हो, यानी कि तुम दोनों एक ही तरह डिमोनिक कल्टीवेटर ही हो। हालांकि वो लड़का राइटियस है लेकिन तुम्हारी तरह ही बुरा है। फिर साथ ही उसे कहते हैं जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारी जर्नी का वक्त हो चुका है, तुम्हें आज ही निकलना होगा क्योंकि ये लेटर काफी महीने पहले आया था, इसी वजह से बाकी के सभी लोग वहां पर पहुंच चुके होंगे। तो ज़ूफैन कहता है लेकिन इतनी जल्दी, आपको पता है ना कभी भी यहाँ पर हमारी शादी हुई है। तो मास्टर जान उसे कहते हैं हाँ मुझे पता है अभी भी तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन क्या करें मजबूरी है, तुम्हें जाना होगा क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर के लोग और ज्यादा वेट नहीं करेंगे और वैसे भी अब ये तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारी वाइफ के साथ तुम जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन जरा ध्यान रखना कि वहां पर ऐसा किसी के सामने मत करना। तुम्हारी चूचू बेचारी बार बार वहां पर उसकी बातें सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है, जबकि मां ज़ूफैन सोच रहा होता है कि बुढ़ा खूसड़ी से तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, मेरी बीवी के सामने यहाँ पर इस तरह की बातें किए जा रहा है। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन पोर्टल का दिखाया जाता है कि वो लोग जो होते हैं वहां पर पोर्टल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मास्टर की और मास्टर बाई दोनों वहां पर होते हैं और उसे कहता है कि ज़ूफैन आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सेक्टर लीडर हैं, जब आप वापस आएंगे आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आएंगे, लेकिन हम लोग तब तक आपके सेक्टर का पूरा सा ध्यान रखेंगे। तो मां ज़ूफैन सोच रहा था इन दोनों कमीनों को तो देखो कितने लालची हैं, अभी मैंने यहाँ पर इनको प्रमोट भी नहीं किया जबकि ये लोग अपने आप को यहाँ पर वेनरेबल समझ रहे हैं। और इसी के साथ ही मां ज़ूफैन कहता तो भी ठीक है मैं यहाँ पर इस सेक्टर को तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। मास्टर की मास्टर भाई अगर कुछ भी बुरा होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मास्टर जान के ऑर्डर्स को फॉलो करें, जो भी मास्टर जान कहेंगे तुम्हें वो मानना होगा। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। जब किसी के साथ ही मास्टर जान उसे कहता है कि ज़ूफैन आप जल्दी से चले जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब तुम यहाँ पर हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के डिसाइपल नहीं हो बल्कि एक सेक्टर लीडर, और वहां पर जाकर तुम्हें तमीज से पेश आना होगा एक सेक्टर लीडर की तरह, ताकि वहां पर जाने के बाद हमारे सेक्टर की इंसल्ट ना हो। और उम्मीद करता हूं कि डबल ड्रैगन मैनर के एल्डर्स भी तुम्हें यहाँ पर एक सेक्टर लीडर की तरह ही रिस्पेक्ट देंगे। और इसी के साथ ही मां ज़ूफैन कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो अपनी वाइफ को लेकर पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद मास्टर की और बाई जो होते हैं वो कहते हैं तो फिर अब हम लोग भी जा रहे हैं, और वो दोनों
दोनों भी वहां पास से चले जाते हैं, जबकि मास्टर जान वहां पर सोच रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूं कि वो दोनों एक्साल्टेड सर जहां पर इस बात से गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि जू फैन ने एक रूल तोड़ा है। एक डिमोनिक कल्टिवेटर होकर उसने एक लड़की से शादी कर ली और इसी के साथ ही जू फैन ने हिवन मिस्टिकल सेक्टर को बर्बाद कर दिया और यहाँ पर आकर गद्दी को भी हासिल कर लिया। ये सारे के सारे जितने भी जू फैन ने किए हैं ये सारे क्राइम होते हैं, सभी टैबू हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 671 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा जू फैन वहां पर जाने के बाद क्या करेगा और जू फैन के साथ वहां पर क्या होगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 672 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां जू फैन जाने के लिए तैयार होता है और अपनी वाइफ को लेकर वहां पर पोर्टल से दूसरी तरफ चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारे मास्टर जान सोच रहे होते हैं कि उम्मीद करता हूं कि डबल ड्रैगन के मास्टर्स जो है वो इस बात को समझेंगे हमने ये सब कुछ क्यों किया। तो उसी के साथ ही मास्टर टंग वहां पर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हाई वेनरेबल, क्या आपको लगता है कि वहां पर जाने के बाद सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास यहाँ पर एक जेट स्लिप नहीं बल्कि 2 जेट स्लिप्स आई थी और उस एक जेट स्लिप के ऊपर जू फैन के बारे में लिखा हुआ था कि वो जू फैन को अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने जू फैन को अपने सेक्टर का लीडर बना दिया। इसका मतलब यह है कि वो किसी का पर्सनल डिसाइपल नहीं बन सकता। तो हाई वेनरेबल उसकी बात सुनने के बाद उस जेट स्लिप को निकालता है और उसे कहता है कि यही तो बात है, इसी वजह से मैंने इस जेट स्लिप को जू फैन के सामने नहीं रखा। मुझे ये बात का अंदाजा उसी वक्त हो गया था जब ब्लैक बियर्ड ने खुद यहाँ पर इस लिस्ट को मेरे पास भेजा और उसका मतलब यही था कि वो जू फैन को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। उसने ये जेट स्लिप पर्सनली अलहदा से मेरे पास भिजवाई थी। अब जबकि वो जू फैन की इतनी ज्यादा केयर करते हैं इसका मतलब यह है कि जू फैन के अंदर कुछ ना कुछ खास तो होगा। इसी वजह से मैं भी यहाँ पर जू फैन को प्रायोरिटी दे रहा था और जू फैन को मैंने जानबूझकर अपने सेक्टर का लीडर बनाया है। तुमने भी इस बात को नोटिस किया होगा कि मैंने यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों की है। जू फैन को नया सेक्टर लीडर बना दिया और जी वूजा को गद्दी के ऊपर से हटा दिया, हालांकि यहाँ पर उसकी कोई गलती भी नहीं थी और इसे सारी की सारी गलती भी जू फैन की थी, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको गद्दी से हटाकर जू फैन को गद्दी के ऊपर बिठा दिया सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद से कि जू फैन को वो अपना डिसाइपल ना बना सके। अगर उन्होंने यहाँ पर जू फैन को अपना डिसाइपल बना दिया तो जू फैन हमारे सेक्टर से चला जाएगा। मैंने यहाँ पर ग्रेटर पिक्चर को देखते हुए अपने सेक्टर के लिए यानी कि अपने सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए और अपने सेक्टर का फ्यूचर देखते हुए जू फैन को यहाँ पर इसका लीडर बना दिया। और अगर मैं ऐसा नहीं करता और डबल ड्रैगन मास्टर्स जो थे वो अगर जू फैन को अपना डिसाइपल बनाने के लिए मुझे फोर्स करते तो मेरे पास इतनी पावर्स नहीं है कि मैं उन मास्टर से मुकाबला कर सकता। तो मास्टर टांग उसे कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस बारे में ज्यादा परेशान हूँ कि डबल ड्रैगन मास्टर्स ये बात सुनने के बाद क्या करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि जू फैन अब एक सेक्टर का लीडर बन चुका है तो वो अपनी रेपुटेशन को दांव पर लगाते हुए जू फैन के सामने ये रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि वो उनका पर्सनल डिसाइपल बन जाए। तो मास्टर टांग उसे कहता है कि हाई वेनरेबल, आपने यहाँ पर जो चाल चली है उस चाल के चलने के बाद तो यहाँ पर दोनों हाई वेनरेबल दोनों एक्साल्टेड मास्टर्स हैं वो चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन वो यहाँ पर जू फैन को अपना डिसाइपल नहीं बना पाएंगे। तो मास्टर जान उसे कहता है कि मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा। जब हमारा जू फैन जो था यहाँ पर अपने पास जेट स्लिप दिखाकर सभी लोगों को हिवन मिस्टिकल सेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए ले जा रहा था, अगर मैं चाहता तो उस वक्त बीच में आकर अपनी जेट स्लिप दिखाकर अपने हाई वेनरेबल होने की पावर को यूज करते हुए उसकी पावर्स को नॉलिफाई कर सकता था, लेकिन मैंने उससे नहीं किया। मैंने यहाँ पर जू फैन को अपनी आर्मी को लेकर जाने दिया क्योंकि मुझे पता था कि आगे जाकर कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैंने ये सारे का सारा शुरुआत से प्लान कर दिया था। जैसे जू फैन ने यहाँ पर आकर लोगों की डिमांड की मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि आगे मुझे क्या करना है और मुझे अपने डिसाइपल जी वूजा को जिसे मैंने खुद गद्दी के ऊपर बिठाया था मुझे उसे खुद यहाँ पर गद्दी के ऊपर से हटाना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि जी वूजा यहाँ पर इस बात को समझेगा, वो मेरी इंटेंशंस को समझेगा कि मैं यहाँ पर सेक्टर की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। हालांकि जी वूजा और जू फैन दोनों ही काफी ज्यादा समझदार इंसान है, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों यहाँ पर मेरे हाथ से इस्तेमाल हुए हैं। मैंने उन दोनों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, इस सेक्टर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। यहीं पर हमारे जी वूजा को दिखाता है कि वो ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर शिव से कहता है कि जी वूजा मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर श्योर हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। अब चाहे यहाँ पर रास्ते में मेरा मास्टर क्यों ना खड़ा हो लेकिन मैं उसे भी मार डालूंगा और अपनी गद्दी को वापस हासिल करूंगा। तो मास्टर शिव से कहता है कि क्या तुम वाकई में अब यहाँ पर अपने मास्टर के बारे में ये सोच रहे हो कि तुम्हें मास्टर को मारकर गद्दी को वापस हासिल करना होगा, लेकिन फिर एक बार सोच लो अगर कहीं यहाँ पर अपने मास्टर की देखकर इमोशंस तुम्हारे रास्ते में आ गए तो फिर तुम यहाँ पर ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा ही अपना आइडिया था। तुमने यहाँ पर खुद ही कहा कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर को गद्दी के ऊपर से हटाकर गद्दी के ऊपर बैठ सकते हो। तो जी वूजा उसे कहते हैं कि हाँ मैंने ये बात कही है और मैं इस बात को पूरा भी करूंगा, चाहे यहाँ पर मास्टर मेरे रास्ते में क्यों ना हो, मैं उन्हें भी हटाकर गद्दी को दोबारा हासिल करूंगा, फिर चाहे वो यहाँ पर मेरे रास्ते में जू फैन हो या फिर मेरे मास्टर ही क्यों ना हो। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जू फैन का दिखाया जाता है कि लूक लैंड के लोग उसे कहते
कहता है कि हमें यहाँ पर से अलग होना होगा क्योंकि अब हमें यहाँ से लूक लैंड में वापस जाना है। तो जुनहाई उसे वाई बोलता है, जबकि हमारा यंग सांजी जो होता है वहां पर अपनी मॉम डैड से कहता है कि मॉम डैड प्लीज वहां पर जाकर मुझे भूल मत जाना, अगर कोई भी वहां पर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करे तो मुझे भुला लेना। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है तो फिर ठीक है, तुम सभी लोग यहाँ पर से लूक लैंड में वापस जाओ, जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे। और सभी लोग वहां पर से अलग अलग अपने रास्ते हो जाते हैं, जबकि हमारा ज़ूफेन सोच रहा होता है मेरी पास्ट लाइफ में मेरा एक ही डिसाइपल हुआ करता था और उस कमीने डिसाइपल ने मुझे धोखा दे दिया और मैं वहां पर मारा गया, लेकिन मेरी कोई फैमिली नहीं थी। और अब यहाँ पर देखो कितने सारे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं। और साथ ही अपनी वाइफ की तरफ देखता है और कहता है देखो इस जिंदगी में मेरे पास कितना कुछ है, इस लाइफ में मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास अपने हैं, मेरे पास रिश्ते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है लू अलायंस का दिखाया जाता है कि लू जुनहाई जब वापस पहुंचता है तो वहां पर एक सेक्टर लीडर जो होता है उसे कहता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम अचानक से अपनी आर्मी को लेकर गए और वहां पर जाकर अपने बटलर की मदद की। वो बटलर जो कि कुछ साल पहले जहां पर हमें छोड़कर चला गया था, एक ऐसे बटलर के लिए तुमने अपनी आधी आर्मी को मरवा दिया, तुम्हारे आधे से ज्यादा सोल्जर्स मर गए और उसके बाद तुम आधी आर्मी को वापस लेकर आ रहे हो। हमें इसका जवाब चाहिए होगा, एक बटलर के लिए तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मास्टर लॉन्ग शायद आपको याद ही हो, जो मास्टर लॉन्ग टियान थे लॉन्ग पवेलियन के मास्टर, वो उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर इस बारे में जानते क्या हो, तुम्हें क्या बताया कि लू अलायंस है क्या चीज, तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक बटलर के लिए सब कुछ कर रहे हैं और तुम लोग इस बात को समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा जो क्लैन है वो एक छोटा सा क्लैन है जो दूर कहीं माउंटेन्स के अंदर बसा हुआ है। हालांकि तुम हमारी अलायंस का हिस्सा हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यहाँ पर ज़ूफेन के बारे में नहीं पता कि उसने यहाँ पर इस सेक्टर को बनाने के लिए और इस अलायंस को बनाने के लिए क्या कुछ किया है। तो ये बात सुनते ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। वो बटलर जो यहाँ पर से छोड़कर चला गया, वो बटलर जिसने यहाँ पर जिसको हमने देखा भी नहीं है, हम लोग उस बटलर के लिए अपने आधे लोगों को क्यों मरवा दें। उस अलायंस के अंदर, उस सोल्जर्स की आर्मी के अंदर हमारे लोग भी थे, हमारे क्लैन के लोग भी थे जो वहां पर मरे हैं और हमें यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। आखिर तुम्हें इससे फायदा क्या हुआ, अपने इतने लोगों को मरवा दिया लेकिन तुम वापस कुछ भी नहीं लेकर आए। वो अपनी मकसद के लिए, अपनी सेल्फिश रीजन के लिए तो यहाँ पर हमारे लोगों को क्यों मरवा रहा है। तो मास्टर लॉन्ग से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस बेवकूफ को समझ आने वाली है। ये सारी की सारी अलायंस ज़ूफेन की, और ज़ूफेन के लिए हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं। जबकि एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि एक नौकर के लिए तुम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो, एक नौकर के लिए तुम लोग अपनी जान दे सकते हो। तो मास्टर लॉन्ग भी आगे से चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, ऐसा तुम यहाँ पर उसे एक नौकर कैसे कह सकते हो, वो एक बटलर है और बटलर सिर्फ उसका टाइटल है, इस अलायंस का असली मालिक वही है। मास्टर लॉन्ग जो होता है वहां पर उस एल्डर के साथ काफी सारी बहस करते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात का आइडिया भी नहीं है कि ये अलायंस कैसे बनी और लू क्लैन कैसे सर्वाइव कर पाया और उसने यहाँ पर कैसे ये सब कुछ किया। इस पूरे के पूरे किंगडम का असली किंग तो वही है, चाहे यहाँ पर कोई और एम्पर बनकर बैठा हुआ है, लेकिन असली एम्पर तो ज़ूफेन है। तो जुनहाई आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, प्लीज माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बीच में रोक रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर इन सभी लोगों को ये बात बताने का वक्त आ चुका है कि इन सभी लोगों ने यहाँ पर जिस अलायंस को ज्वाइन किया है, ये सभी लोग अगर इस लाइन को ज्वाइन कर चुके हैं तो फिर इन सभी लोगों को ज़ूफेन का वफादार होना होगा। हम लोग उस ज़ूफेन से यहाँ पर गद्दारी कैसे कर सकते हैं, उस ज़ूफेन के लिए हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं जिस ज़ूफेन ने यहाँ पर इस अलायंस को बनाया था। हम लू क्लैन के लोग हैं, आज लू क्लैन इस मुकाम तक पहुंचा है तो ये ज़ूफेन की वजह से हो पाया, और तुम सभी लोग अगर यहाँ पर जिंदा हो तो ये ज़ूफेन की वजह से है, क्योंकि तुम्हारे पुराने एम्परर ने तो यहाँ पर दूसरे कंट्री के लोगों को अंदर घुसा दिया था और तुम्हारी प्रॉपर्टी को उनके हवाले कर दिया था। अगर ज़ूफेन यहाँ पर जाए तो हमारे पूरे के पूरे क्लैन का सैक्रिफाइस मांग सकता है, मैं अपने पूरे के पूरे क्लैन को यहाँ पर उसके लिए उसकी लाशें बिछा दूंगा और हम लोग यहाँ पर ऐसा करने को भी तैयार है। अगर तुम में से किसी को इस बात से कोई दिक्कत है, तुम लोग अलायंस का हिस्सा नहीं हो सकते, यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम लोग अलायंस को छोड़कर जा सकते हो। मैं यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं करूंगा, तुम सभी लोग आजाद हो, अगर इस अलायंस में रहना चाहते हो तो रहो, वरना यहाँ पर से जा सकते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 672 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे ज़ूफेन के साथ वहां पर डबल ड्रैगन मैनर में जाने के बाद कैसा बर्ताव होने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 673 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनहाई जो होता है अपने लोगों के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि वो सभी लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम सिर्फ एक बटलर के लिए अपने इतने सारे लोगों को मरवा कर आ गए हो। तो जुनहाई गुस्से के साथ उन सभी से कहता है कि जिसको यहाँ पर रहना है वो रहे और जिसको इस बात से दिक्कत है वो यहाँ से दफा हो जाए। यानी कि हम लोग ऐसे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग बटलर ज़ूफेन की सैक्रिफाइसेस को नहीं जानते और उसे नहीं पहचानते। तो इसी के साथ उसके वहां पर से गुस्से के साथ चले जाने के बाद वो सभी लोग जो होते हैं हैरान परेशान वहां पर खड़े होते हैं। सबके साथ ही वहां पर मास्टर लॉन्ग जो होते हैं वो कहते हैं देखो तो जरा ये बच्चा पहले से कितना ज्यादा बदल गया है, क्या अभी भी ये वही छोटा सा बच्चा है जिसे ज़ूफेन अपने साथ लेकर आया था और ज़ूफेन ने इसे यहाँ पर सेक्टर लीडर बनाया था, और आज देखो यहाँ पर ये बच्चा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है कि ये ज़ूफेन को डिफेंड कर रहा है। तो स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि ज़ूफेन अपने पीछे यहाँ पर इस बच्चे को इसलिए छोड़कर गया था क्योंकि यहाँ पर लू क्लैन के लिए ग्रो करने की बहुत ज्यादा जगह है और एक दिन ये महान लीडर बनेगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वहां पर नीचे का दिखाया जाता है जहां पर
हमारा जुनहाई बैठा सोच रहा होता है कि अपने बॉस को दोबारा देकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ उसकी बहन भागती वहां पर आती है और उसे कहते हैं कि जुनहाई जुनहाई मुझे एक बात बताओ कि ये बाहर हो क्या रहा है, सभी एल्डर्स यहाँ पर इतने गुस्से में क्यों है और तू ऐसे यहाँ पर गुस्से में बैठे हुए हैं जैसे कि अभी यहाँ पर हमारी लू अलायंस को छोड़कर चले जाएंगे। आखिर बताओगे कि तुमने यहाँ पर जो क्या किया, मुझे तो अभी पता चल रहा है कि तुम अपनी आर्मी को लेकर गए हुए थे, कहां पर गए थे मुझे बताओ, तुमने यहाँ पर मुझे बताया क्यों नहीं। तुम्हारा जुनहाई से कहता है कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर इतना बड़ा डैमेज भी नहीं है जिसकी वजह से ये सभी लोग इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। अब किसी के साथ ही मास्टर लैंग वुचेंग वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि यंग मिस, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इससे ये बात नहीं पूछनी चाहिए बल्कि ये पूछना चाहिए कि अपनी आर्मी को लेकर वो भी अचानक बिना बताए किसकी मदद करने के लिए क्या था, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान हो सकता है जिसके लिए माय जुनहाई जो अपनी जान भी देने को तैयार है और मुझे लगता है कि वो बटलर ज़ूफैन से मिलने के लिए गया था। तो ये बात सुनती वो उसे कहते हैं क्या क्या वाकई में तुम बटलर ज़ूफैन से मिलकर आए हो, ज़ूफैन को तुमने देखा? तो वो कहता है हाँ मैंने बटलर ज़ूफैन को देखा और साथ ही वो उसे सारी की सारी बात बताता है कि उन दोनों ने शादी कर ली है। तुम्हारी सिस्टर जो होती है जैसी वहां पर ये बात सुनती है वो रोना शुरू कर देती है और वहां पर से रोते रोते भाग जाती है। तुम्हारा जुनहाई उसके पीछे जाने लगता है तो सर लैंग उसे कहता है उसे जाने दो, मुझे लगता है कि उसे अकेले में थोड़ा सा समय चाहिए होगा। और उसके बाद सर लैंग वुचेंग उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं हूँ लेकिन ज़ूफैन के लिए ज्यादा परेशान हूँ। जुनहाई क्या तुम्हें पता है कि एक लड़की जो होती है वही हीरो का डाउनफॉल होती है, यानी कि हमेशा हीरो लड़की की वजह से ही मार खाते हैं। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है, ज़ूफैन ने शादी कर ली, मुझे इस बात से भी दिक्कत नहीं है। मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी हुई कि ज़ूफैन जैसा पत्थर दिल इंसान भी अब यहाँ पर किसी के साथ शादी करके उसके प्यार में है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि ज़ूफैन एक डिमोनिक कल्टीवेटर है और ज़ूफैन जो है उसके एम्बिशंस बहुत ज्यादा बड़े हैं और जब यहाँ पर वो किसी से प्यार करेगा तो वो उसकी कमजोरी बन जाएगा। जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा था उस लड़की निंगेर के लिए जिसको शायद वो अपनी सिस्टर मानता था, उसके लिए ज़ूफैन ने क्या कुछ किया था और वो जब उस लड़की की जान पर बनी थी उस वक्त ज़ूफैन ने यहाँ पर क्या किया था वो हम सभी लोगों ने देखा है। अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन फिर से बन जाती है और इस बार तो ये लड़की उसकी वाइफ है, अगर एडिवाइस लॉर्ड चूचू जो है अगर वो यहाँ पर खतरे में होती है तो ज़ूफैन क्या करेगा, क्या तुमने कभी सोचा है? और मुझे लगता है कि ज़ूफैन उसके प्यार में पड़ के नरम पड़ जाएगा और अगर वो यहाँ पर नरम पड़ गया तो फिर वो अपने जितने भी उसके असूल है जो उन सभी असूलों को भुला देगा और उसके बाद वो और भी ज्यादा कमजोर होता जाएगा। यहाँ पर सिर्फ दो ही बातें हो सकती है, एक या तो प्यार हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है या फिर प्यार हमें मरवा देता है। मुझे लगता है कि ज़ूफैन को भी इन सारी बातों के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त ज़ूफैन का अपना पूरा फोकस अपनी नई नवेली दुल्हन के ऊपर होने वाला है और उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी गुजारने के ऊपर वो फोकस कर रहा होगा जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। तो जुनहाई इसकी बातें सुनने के बाद बस वहां पर खामोश खड़ा होता है, जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ज़ूफैन का दिखाया जाता है कि वो लोग विल्डरनेस को पार करने के बाद एक गांव में पहुंचते हैं। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है फाइनली इतने दिनों के सफर के बाद में फाइनली यहाँ पर कोई गांव मिल ही गया। इस गांव के अंदर कुछ रेस्टोरेंट्स भी होंगे और रेस्टोरेंट्स में हम लोग आज रात यहीं पर रुकने वाले हैं। तो इसी के साथ ही सिस्टर रूहुआ कहती है कि मुझे लगता है कि बटलर ज़ूफैन को यहाँ पर रात गुजारने की कुछ ज्यादा जल्दी है। पिछले एक हफ्ते से हम लोग यहाँ पर जंगल में चल रहे थे या फिर हम लोग डेजर्ट में चल रहे थे, इसी वजह से वो कमरा बुक करवाने के बारे में बात कर रहा है। तो सिस्टर चूचू से कहती है बदतमीज लड़की, ये तुम क्या बात कर रही हो, ये हमारा प्राइवेट मसला है। जबकि मां ज़ूफैन उसे कहता है कि इस लड़की ने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर वेट कर रहा था कब हमें यहाँ पर मौका मिले, हम किसी रेस्टोरेंट को बुक करवाते हैं और रात वहीं पर गुजारेंगे। तुम सभी लोग आज रात के लिए आजाद हो, जहाँ पर जाओ वहां पर जा सकती हो, जिसके साथ चाहो उसके साथ जाकर सो सकती हो, इसलिए हमें डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करना। तो सिस्टर किंगचैंग उसे कहती है कि ज़ूफैन तुम भी इनकी तरह बेशरम हो, तुम भी यहाँ पर इनकी बेशर्मी में इनका साथ दे रहे हो। जब किसी के साथ ही मां रूहुआ आगे बढ़ती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि ज़ूफैन शादी करने के बाद पहले से काफी ज्यादा हद तक बदल गया है, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब जरा इसकी बातें देखो, इसकी बातों से पता चलता है कि ये काफी ज्यादा बदल गया है। मुझे लगता है कि बर्फ पिघल रही है। तो हमारी मिस चूचू से कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि वो सेफ रहे। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझसे शादी करने के बाद क्या उसे यही सब कुछ आएगा था या फिर मेरे साथ अब वो ये सब कुछ करता है। तो सिस्टर रूहुआ उसे कहते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पहले उसे क्या चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसे जो कुछ चाहिए वो उसके पास है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। और इसी के साथ उनकी तीसरी सिस्टर आगे बढ़ती है और कहती है मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा ये अच्छा होगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए भी अच्छा है। तुम लोगों ने सुना नहीं है कि एक औरत जो है वो तो यहाँ पर पत्थर दिल मर्द को भी बदल देती है जब उसे अपने प्यार में डाल लेती है। नेक्स्ट सीन जो होता है रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है कि वो लोग अपने लिए एक होटल बुक करवा लेते हैं और वहां पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। ज़ूफैन जो होता है खिड़की में से बाहर की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल जिंदगी की तरह है,
जैसे कि सभी लोग यहाँ पर रूटीन की अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। अब मैं यहाँ पर एक शादीशुदा मर्द और यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ, जबकि वो लड़कियां जो होती हैं वहां पर आपस में बैठी बातें गा रही होती हैं। तो इसी के साथ सिस्टर जिन जो होती है वो कहती है कि मुझे एक बात तो बताओ सीनियर सिस्टर, हम लोग इस वक्त जा रहे हैं डबल ड्रैगन मैनर के डिसाइपल बनने के लिए, लेकिन हम लोग किस सेक्टर की तरफ से हैं? क्या हम लोग ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर की तरफ से हैं या फिर हम लोग यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरफ से हैं? तो हमारी सिस्टर रुआ उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर की तरफ से है, क्योंकि हमने अपने सेक्टर को धोखा दिया और सेक्टर बर्बाद हो चुका है, तो फिर हम लोग यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर के हुए ना। तो सिस्टर जिन उसे कहती है लेकिन तो फिर हमें यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर कहा जाएगा, क्योंकि हम लोग डिमोनिक सेक्टर की तरफ से जा रहे हैं, लेकिन हमने तो कोई डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक मास्टर ही नहीं की। तो सिस्टर रुआ उसे कहती है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम लोगों ने कोई डिमोनिक टेक्निक को मास्टर किया या नहीं किया, लेकिन अब जबकि हमारा ताल्लुक डिमोनिक सेक्टर से है तो फिर हम लोग भी डीमन कल्टीवेटर्स हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर राइटियसनेस और डिमोनिक कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ नाम है, असल में जहाँ पर कल्टीवेशन टेक्निक से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जिस जगह के ऊपर हम लोग होते हैं उस जगह से फर्क पड़ता है। अगर हम लोग राइटियस सेक्टर में तो हम लोग राइटियस होंगे, अगर हम डिमोनिक सेक्टर में तो हमें डिमोनिक कहा जाएगा। तो मैं ज़ूफैन जो होता है उन दोनों की बहस वहां पर सुन रहा था, साथ ही सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लड़कियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डिमोनिक और राइटियस दोनों ही एक इसी दुनिया का हिस्सा है। अगर हम लोग जहां पर राइटियस काम करते हैं या फिर हम लोग राइटियस सेक्टर्स हैं तब भी हमें राइटियस ही कहा जाएगा, लेकिन अगर हम लोग डिमोनिक काम करते हैं या फिर हम लोग डिमोनिक सेक्टर्स हैं तब भी हमें डिमोनिक ही कहा जाएगा। लेकिन असल मकसद जहां पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है, डाउ को हासिल करना है, जो कि मास्टर जान ने मुझे सही विस्तार के साथ समझाया था। जब हमारा ज़ूफैन जहां पर ये सारी बातें सोच रहा था, इसी के साथ ही हमारे ज़ूफैन के माइंड में एक आवाज आती है, कोई उसके पुराने नाम यानी डिमोनिक एम्परर के नाम से उसे पुकारता और कहता है कि डिमोनिक एम्परर हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम वापस कब आने वाले हो? ज़ूफैन कहता है कि तुम कौन और तुम्हें कैसे पता है कि मैं एक डिमोनिक एम्परर हूं? और इसी के साथ ही वो आवाज उसे कहती है कि हम तो यहाँ पर चाहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करो और वापस आ जाओ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 673 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि ये आवाज कहां से आई, क्या ये उसका इनर सेल्फ है या फिर कोई दूसरी दुनिया से उसे आवाज दे रहा है जहां पर हमारा डिमोनिक एम्परर पहले रहा करता था। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पेक्ट की एपिसोड 674 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफैन जो होता है जब वो वहां पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है दूसरी लड़कियों के साथ, वहां पर बैठे बैठे वो थोड़ी देर के लिए उसकी आंख लग जाती है और साथ उसे आवाज आती है, कोई उसके नाम से पुकार रहा होता है, यानी डिमोनिक एम्परर कहकर उसे कह रहा होता है कि जल्दी से आप वापिस आ जाओ, डाउ को हासिल करो और वापिस आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही वहां ज़ूफैन कहता है कि ये कौन है जो मुझे यहाँ पर आवाज दे रहा है? तो ज़ूफैन जल्दी से वहां पर आंखें खोलता चिल्लाकर कहता है, कौन हो तुम यहाँ पर मुझे आवाज दे रहे हो? तो वो सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। तो सिस्टर चूचू से कहता है कि ज़ूफैन तुम्हें क्या हो गया है? तो ज़ूफैन कहता है कि क्या मतलब है कि मुझे क्या हो गया है? तो चूचू से कहती है कि हम लोग यहाँ पर आपस में बैठे बातें कर रहे थे और तुम्हें यहाँ पर नींद आ गई थी, इसी वजह से हमने काफी बार तुम्हें बुलाने की कोशिश की लेकिन तुम सोए रहे। पूरे 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि शायद तुम्हें नींद आ गया क्योंकि तुम थक गए हो, इसी वजह से हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तो ज़ूफैन कहता है क्या मैं पूरे 1 घंटे के लिए यहाँ पर एक कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे सो गया था? और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरे जैसा एक काशियस इंसान जिसके काफी सारे दुश्मन भी हैं, अगर वो यहाँ पर इस तरह बैठे बैठे 1 घंटे के लिए सो गया, जहां तक कि सभी लड़कियां मुझे यहाँ पर जगाने की कोशिश करती रही और मैं उठ नहीं रहा था, इसका मतलब यह है कि ये तो मेरे लिए सजाए मौत की तरह है, यानी कोई भी किसी वक्त भी आकर मुझे मार डाले और मुझे इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं लगेगी और कोई मुझे मार कर भी चला जाएगा, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? तो सिस्टर जेनियर उसे कहते हैं कि बटलर ज़ूफैन मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर शादी के बाद कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस दे दी जिसकी वजह से तुम्हारी किडनी फेलियर हो गई है, तुम्हारी किडनी की बीमारी इसी वजह से। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है बकवास बंद करो, और तुमने इस तरह की गंदी बातें करना कहां से सीख लिया? तुम तो एक राइटियस कल्टीवेटर हो और मेरे जैसे कल्टीवेटर की किडनी फेल कैसे हो सकती है, वो भी 2-4 बार करने से? जब किसी के साथ ही मां ज़ूफैन जो होता है उनसे कहता है कि जरा रुको, अपनी बातें बंद करो, साथ ही उनसे कहता है कि तुम लोगों ने इस बात को नोटिस किया यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खामोशी है? क्या तुमने अपने आसपास नोटिस नहीं किया? पिछले 1 घंटे से क्या तुम लोग यहाँ पर देख नहीं रही थी? यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं रहा, सभी लोग जा चुके हैं और पूरे का पूरा गांव भी खाली है। तो चूचू से कहते हैं कि ये अचानक से क्या हो गया? ये तो बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह है जब जानमो ने पूरे के पूरे गांव को खाली करवा दिया था। तो मां ज़ूफैन कहता है कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है, जानमो रात के वक्त अटैक करता था और ये जानमो के जैसा तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो लड़कियां उनसे कहती है कि अगर जानमो नहीं है तो फिर यहाँ पर कौन हो सकता है? तो मां ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग फिर से किसी के जाल के अंदर फंस चुके हैं, किसी ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे गांव के अंदर एक ट्रैप बिछाया हुआ था और हम लोग उसके ट्रैप के अंदर आकर फंस गए हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, हमें अपने आप को बचाना होगा, यहाँ पर इस गांव से निकलना होगा। और इसी के साथ उनके पर अटैक हो जाता है। जैसे वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, मां ज़ूफैन जो
होता है अपनी पावर को यूज करते हुए लड़कियों को बचाता है, उनको कवर देता है। तो सामने एक कैरेक्टर होता है जो कि हंस रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले लड़के से ये बात तो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस कर लिया कि तुम एक जाल में फंस चुके हो और साथ ही तुमने यहाँ पर मेरी पाम अटैक को ब्लॉक कर लिया और किसी लड़की को भी नुकसान पहुंचने नहीं दिया। तुम वाकई में कमाल के कल्टीवेटर और तुम्हारी सोच भी काफी ज्यादा तेज है। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि अब तुम कौन हो, जल्दी से बताओ। तो इसी के साथ साइड के ऊपर से फिर से उसे आवाज आती है और वहां पर से यंग मास्टर जाओ डेंसू निकल कर आता है और उसे कहता है कि बटलर ज़ूफेन कैसे हो तुम, काफी दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। इस बार मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। लास्ट टाइम तुमने मुझे बहुत ही बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर पूरी तरह से डीमन को पर्च करने के लिए आया हूँ। मैं अपने साथ अपने सेक्टर से पूरे 500 इथेरियल स्टेज के मास्टर्स लेकर आया हूँ ताकि यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से भागने ना दिया जाए और तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए। ज़ूफेन कहता है कि जाओ डेंजू कमीने कहीं कि मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर रास्ते में आकर मेरे पर अटैक कर सकता है। मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर ये बड़ा बोल्ड मूवर करने वाले हो, यानी कि तुम यहाँ पर आकर मेरे पर अटैक करने वाले हो। तो डाओ ज़ेंजू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे पर अटैक नहीं करूंगा, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था उसके बाद भी तुमने ऐसा क्यों सोचा। ज़ूफेन उसे कहता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, जिनमें से सबसे पहले यहाँ पर हीवन मिस्टिकल सेक्टर के लोग थे, लेकिन हीवन मिस्टिकल सेक्टर के लोगों को मैंने पूरी तरह से एनाइलेट कर दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा मेरे पर अटैक कर सकें। और उसके बाद यहाँ पर मेरे अपने सेक्टर के लोग हैं, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर जितने वेनरेबल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अब मैं उनका सेक्टर लीडर बन चुका हूं, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे पर आकर अटैक कर सकें। और तीसरे नंबर पर हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग आते हैं, और हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के लोग फिलहाल के लिए तो मेरे पर अटैक करने के लिए नहीं आ सकते। और अगर वो यहाँ पर मेरे पर अटैक करने के लिए आ भी जाते तो हालांकि उनका पुराना स्टेटस मिडिल 3 सेक्टर्स में से था, इसका मतलब यह है कि वो मेरे सामने ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे और मैं बड़ी आसानी से उनसे यहाँ पर निमट सकता था। और मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ज़ोउ डेंजू तुम यहाँ पर अपने इस सेक्टर डीमन पर्जिंग सेक्टर को लेकर मेरे पर अटैक करने के लिए आओगे, क्योंकि तुम यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स में से एक हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे इथेरियल स्टेज के मास्टर्स हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि तुमने यहाँ पर आकर पहले से ट्रैप कैसे बजाया, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तुम्हें यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी ने तो दी होगी। आज ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कहाँ से आ रही है? क्या तुम्हारा कोई बंदा हमारे सेक्टर के अंदर है? क्या हमारे सेक्टर अंदर तुम्हारा कोई स्पाई है? या फिर मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर के अंदर से 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, और वो 2 लोग वेनरेबल शी और उसका डिसाइपल लाउजी हो सकते हैं। सिर्फ वही 2 कमीने इंसान ऐसे हैं जो कि मेरे बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें भेज सकते हैं। तो ज़ोउ डेंजू जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सभी एक झटका लगता है, क्योंकि हमारे ज़ूफेन ने वहां पर जो कुछ बताया वो सब कुछ सही बताया। तो ज़ोउ डेंजू से कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही समझदार इंसान हो, लेकिन अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि तुम यहाँ पर कितने समझदार क्यों ना हो, लेकिन तुम हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हो जिसे हम लोग यहाँ पर अब दूर करने वाले हैं। एक तो तुम्हारी वजह से हमारा जो स्टेटस था वो डाउन हो गया, और दूसरा तुम्हारी वजह से हमारे वहां पर डिसाइपल मारे गए, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। और तुम्हारे जैसे डिमोनिक मास्टर को मारने के लिए मैं अपने साथ अपने सेक्टर के एल्डर्स को लेकर आया हूँ, और साथ ही उसके सभी लोग वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तो ज़ोउ डेंजू से कहता है कि आज हम लोग यहाँ पर सच्ची में एक ईवल मास्टर को पर्च करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम राइटियस सेक्टर के लोग हैं। हमारा मकसद यहाँ पर इस दुनिया से ईवल को खत्म करना है। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है, और साथ ही मुझे यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर की भी कोई परवाह नहीं है जिसके बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। डबल ड्रैगन गैदरिंग के खत्म होने के बाद मैंने यही सोचा था कि मैं यहाँ से चुपचाप वापस अपने लू क्लैन में चला जाऊंगा, अपने घर वापस चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ ऐसे मसले में पड़ गया कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी इस गंदी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे जैसे कमीने लोग जो कि यहाँ पर अपनी औकात भूल जाते हैं और दोबारा मेरे पर अटैक करने के लिए मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं। यहाँ पर वक्त आ चुका है कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई जा सके। लेकिन उससे पहले कि हम लोग फाइट करें, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्यों ना तुम यहाँ पर इन राइटियस कल्टीवेटर्स को यहाँ से जाने दो, क्योंकि ये सभी लड़कियां तो हीवन मिस्टिकल सेक्टर की लड़कियां और सभी राइटियस हैं। तुम्हारा झगड़ा तो यहाँ पर मुझसे है। तो ये बात सुनने के बाद ज़ोउ डेंजू से कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर लड़कियों को जाने दूंगा? एक डीमन का साथी भी डीमन होता है, डीमन का साथ देने वाला भी डीमन होता है, यानी कि यहाँ पर इन सभी लड़कियों को भी तुम्हारे साथ ही मरना होगा। तो जैसे वो इतनी बात करता है, इसी के साथ ही सामने से वहां पर ज़ूफेन जो होता है अपनी आई ऑफ द वॉइड की सेकंड बीम को यूज करते हुए उसके पर अटैक करता है। वो अपनी एनाइलेशन बीम के साथ जैसे ही ज़ोउ डेंजू के पर अटैक करता है, ज़ोउ डेंजू जो होता है उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन पीछे खड़ा एक कैरेक्टर जो होता है उसकी बॉडी जो होती है उस एनाइलेशन बीम के साथ वहां पर कट जाती है, उसकी बॉडी के अंदर एक होल बन जाता है, और ज़ोउ डेंजू इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि तुम्हें क्यों लगा था कि इतनी आसानी से मैं यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 674 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 675 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफैन जो होता है अपने एनाइलेशन बीम टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ एक अटैक करता है। तो ज़ाओ डेंसू जो होता है उसके अटैक को तो वहां पर अवॉइड कर लेता है, लेकिन साथ एक एल्डर जो होता है उसके साथ हिट होने के बाद वहीं पर गिर जाता है। तो हमारा ज़ूफैन जो होता है अपनी लड़कियों को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। तो ज़ाओ डेंसू चिल्लाकर कहता है कमीने कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सरप्राइज अटैक करके यहाँ पर से भागकर जा पाओगे। तो ज़ूफैन ने सिस्टर चूचू का हाथ पकड़ रखा था और बाकी लड़कियों से कहता है कि जल्दी से भागो, हमें यहाँ पर से दूर जाना होगा। और जब वो जा रहे होते हैं तो डेंसू जो होता है अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग जल्दी से अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। तो उसके जितने एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग वहां पर अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और वहां पर अरे फॉर्मेशन जो होती है एक सर्कल की तरह आती है। वो पूरे गांव को वहां पर एक सर्कल कर लेते हैं, जिसकी वजह से मां ज़ूफैन जो होता है उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। तो सिस्टर जिन कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पर पूरे 500 एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हैं, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर इस अरे फॉर्मेशन को क्रिएट किया है। अगर ये कोई लोअर लेवल की अरे फॉर्मेशन होती तब तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर से निकल कर जा सकते थे। तो मां ज़ूफैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्सल राइडियस सेक्टर यानी कि डीमन पर्जिंग सेक्टर के लोगों के साथ मिलना हमारे लिए सबसे बड़ा बैड लक है। और मुझे लगता है कि ये यहाँ पर यही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि अगर यहाँ पर डीमन पर्जिंग सेक्टर के लोग हमारे पर अटैक करने के लिए आते हैं तो अपने साथ बहुत सारे एथीरियल स्टेज के मास्टर्स को लेकर आएंगे। इस तरह की बड़ी पावरफुल फोर्स को सिर्फ और सिर्फ वही लेकर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपने कुछ गार्डियंस एल्डर्स को वहां पर अपने सेक्टर में छोड़ा होगा और बाकी के सभी एल्डर्स जितने भी एथीरियल स्टेज के मास्टर्स थे उन सभी को हमारे पर अटैक करने के लिए वो यहाँ पर ले आए हैं। इसलिए यहाँ पर से निकलकर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो सिस्टर जिन उसे कहती है तो बटलर ज़ूफैन अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे। ज़ूफैन कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रास्ता ओपन करता हूँ। साथ ही वो आई ऑफ द वॉइड की सेकंड फॉर्म को यूज करते हुए एनाइलेशन बीम के साथ उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है। जैसी फॉर्मेशन उसके साथ हिट होती है उसके अंदर क्रैक्स पड़ते हैं और कुछ डिसाइपल्स जो होते हैं यानी कुछ एल्डर्स जो होते हैं वहां पर जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेशन उनकी सोल के साथ बनी होती है। तो फिर साथ ही ज़ूफैन जो होता है अपने पंजे को वहां पर चेंज करता है और साथ ही वहां पर ड्रैगन क्ला के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगा है। तो अपनी रैथ स्टाइल के सेकंड टेक्निक को यूज करता है और गोस्ट क्ला को यूज करते हुए सामने सरे फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से शील्ड टूट जाती है। और शील्ड के टूटने के साथ ही वहां पर बहुत सारे एल्डर्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि सारे वहां पर उस शील्ड के साथ जुड़े हुए थे। तो ज़ूफैन जो होता है चूचू और लड़कियों को लेकर वहां पर वो भी तेजी के साथ भागना स्टार्ट करता है। तो डेंसू कहता है कमीना कहीं का इसने हमारी अरे फॉर्मेशन को तोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, हमें इसे रोकना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, हमने पहले यहाँ पर इतने एल्डर खो दिए हैं। तो अपने एल्डर से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ जाकर उसका पीछा करो। और सभी लोग बड़ी तेजी के साथ ज़ूफैन के पीछे जाते हैं। तो सिस्टर जिन कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वो तो हमारे करीब पहुंच चुके हैं, बहुत ही जल्दी हमें आकर पकड़ लेंगे। तो ज़ूफैन कहता है किंग चैंग मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहूंगा और तुम्हें दोबारा इस बात को नहीं दोहराऊंगा, पीछे मुड़कर मत देखना। तो सिस्टर चूचू से कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। ज़ूफैन उसे कहता है कि मैंने कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। और साथ ही ज़ूफैन उसे ऊपर की तरफ धक्का देता है और साथ ही अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक होती है उसको यूज करते हैं पीछे चला जाता है। तो वो लड़कियां पीछे की तरफ घूमकर देख रही होती है और कहती है कि सिस्टर किंग चैंग वो अकेला पीछे रुक गया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। ज़ूफैन फिर से चिल्लाकर कहता है कि चूचू आगे की तरफ बढ़ती रहो, पीछे मुड़कर मत देखना। तो चूचू अपनी साथियों से कहते हैं कि जल्दी से निकलो, यहाँ पर हमें जाना होगा। ज़ूफैन ने कहा कि यहाँ से चलो। तो रूहुआ उसे कहती है कि किंग चैंग तुम उसे यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे छोड़कर जा सकते हो, वो तुम्हारा पति है, क्या तुम अपने पति का साथ नहीं दोगी। तो उसे कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तो मैं उसके लिए बोझ बन जाऊंगी और मुझे लगता है कि वो अकेला यहाँ पर खुद अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेगा, चाहे कैसे भी करके, लेकिन वो जिंदा मेरे पास वापस जरूर आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर रुकी तो फिर हम लोग उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे और हमें यहाँ पर बचाते हुए उसे खुद फाइट भी करनी पड़ेगी। सिस्टर चूचू साथ ही साथ वहां पर रो रही होती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारी शादी के कुछ ही दिनों के बाद हमें यहाँ पर इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा जहां पर हमें अलग होना पड़ेगा। अब मुझे इस बात का भी पता नहीं है कि ज़ूफैन जहां से जिंदा बचकर वापस आ पाएगा या फिर नहीं, और मेरा पति क्या यहाँ पर इस जगह के ऊपर मर जाएगा। और सिस्टर चूचू रोते रोते वहां पर से आगे चली जाती है। तो ज़ूफैन कहता है किसी वजह से कहता है कि प्यार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग अलग हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलने वाले, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे यहाँ पर इन कमीने लोगों को हर हाल में रोकना होगा और यहाँ पर से वापस सिस्टर चूचू के पास जाना होगा। मैंने उसे इसलिए यहाँ पर से भेज दिया और साथ उसे ये भी कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। हालांकि सभी लोग ये चाहते हैं कि आखिरी बार कोई उसे पीछे मुड़कर देखे, लेकिन मैंने उसे इसलिए पीछे मुड़कर ना देखने का कहा क्योंकि अगर वो यहाँ पर मुझे रोता हुआ देखेगी तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सभी एल्डर्स जो होते हैं हमारे ज़ूफैन के सामने वहां पर लाइंस लगाकर खड़े हो जाते हैं और ये लाइंस को वाकई में अच्छी तरह से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो हमारा ज़ूफैन जो होता है सभी एल्डर्स के सामने वहां पर अच्छे सामने खड़ा होता है। डेंसू से कहता है कि ज़ूफैन अब तुम यहाँ पर से भागकर क्यों नहीं जा रहे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम यहाँ पर से भागकर नहीं जा पाओगे, इसी वजह से तुम यहाँ पर रुक गए हो। और रही बात उन लड़कियों की, अगर वो यहाँ से चली भी गई हैं तो कितनी दूर जा पाएंगी, हम लोग जाकर उनको पकड़ लेंगे और उनको मार डालेंगे। हमारा ज़ूफैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तुमसे फाइट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है तो फिर मैं यहाँ पर भागकर क्यों मरूं, बल्कि तुमसे फाइट करके मरूंगा। तो डेंसू से कहता
कहता है कि लड़की, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बातें करके ही हमसे जीत पाओगे? मैं अपने साथ पूरे 500 एल्डर्स को लेकर आया और सारे के सारे एथीरियल स्टेज के मास्टर्स हैं। तुम यहाँ पर 2-4 को संभाल लोगे, 10 को संभाल लोगे, 100 को संभाल लोगे, लेकिन बाकी 400 तुम्हें मार डालेंगे। और साथ ही वो एक एल्डर से कहता है कि तुम जाओ, जाकर उन लड़कियों का पीछा करो, उन्हें ढूंढकर मार डालना। तो वो एल्डर जो होता है वहां पर से जैसे ही जाने लगता है, इसी के साथ ही ज़ूफैन जो होता है अपने ड्रैगन के साथ उसको खा जाता है, यानी ड्रैगन के साथ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो डांजू कहता है कमीना कहीं का जहां पर अपने रेड ड्रैगन को यूज कर रहा है। ज़ूफैन उसे कहता है कि ये तो सोचना भी मत कि तुम में से कोई जहां पर उन लड़कियों के पीछे जा पाएगा। तो जहां पर हमारी एपिसोड 675 का एंड होगा। और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 676 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ूफैन जो था अपने ड्रैगन सोल को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता और कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर से आगे बढ़कर लड़कियों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस बात से डांजू काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ज़ूफैन, जो तुम क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ पर शुरुआती फाइट में ही अपनी ड्रैगन सोल को निकाल दिया। लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा डेस्परेट हो लड़कियों को बचाने के लिए। तो ज़ूफैन उसे कहता है कि मेरे लिए उन लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है, वो बस बेकार सी लड़की है जो मेरे साथ चल रही थी। वो तो राइटियस सेक्टर की लड़कियां और मुझे यहाँ पर उनकी कोई परवाह भी नहीं है। वो बस यहाँ पर इनोसेंट है, यानी कि उन सबका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसी वजह से मैं उन्हें बचा रहा हूँ। तो डांजू से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर यहाँ पर वो लड़कियां खास नहीं होती फिर तुम यहाँ पर कभी भी अपनी ड्रैगन सोल को इतनी जल्दी नहीं निकालते। और वैसे भी यहाँ पर जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं वो सारे के सारे डीमंस हैं, यानी कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम एक डीमन हो। अगर वो राइटियस होती तो वो कभी किसी डीमन का साथ नहीं देती। और हम लोग यहाँ पर एंड तक तुम्हारे साथ जितने भी लोग होंगे सभी को मार डालेंगे, हर एक बंदे को मरना होगा जो तुम्हारा साथ देगा। और साथ ही वो कहता है कि अभी या कल, आज या कल, यानी कि हम लोग उन लड़कियों को ढूंढ निकालेंगे और उसके बाद उन्हें मार डालेंगे। तो ज़ूफैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझसे आगे गुजर कर नहीं जा पाएगा और उन लड़कियों तक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। तो डांजू से कहता है कि तुम अकेले यहाँ पर 500 लोगों को कैसे रोक पाओगे? जरा खुद सोच कर देखो, यहाँ पर मेरे पास पूरे 500 लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ पर तुम्हें नहीं भी मार पाए तब भी हम लोग यहाँ पर उन लड़कियों को जरूर ढूंढकर मार डालेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने लाकर उन्हें मारेंगे। तब तुम देखोगे कि यहाँ पर कैसे हम लोग डीमन को पर्च करने वाले हैं। और साथ ही वो अपने कुछ एल्डर से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर अपना सोल अटैक करो। तो वो लोग सोल ब्लास्ट अटैक को यूज करते हुए अपनी सोल्स को वहां पर फॉर्म करते हैं और सामने की तरफ थ्रो करते हैं। तो ज़ूफैन अपने ड्रैगन के साथ उनके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो अटैक जाकर ड्रैगन के साथ टकराता है तो एक जबरदस्त धमाका होता है और ज़ूफैन के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि ज़ूफैन ने वहां पर अटैक को ब्लॉक कर लिया है तो उसके एल्डर्स जो थे वो इस बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। डांजू कहता है कि यहाँ पर मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने 30 एल्डर से कहा था कि अटैक करो। 3 एथीरियल स्टेज के मास्टर्स ने अटैक किया जिनमें से 20 जो है वो बुरी तरह जख्मी हो गए और 10 जो है अब यहाँ पर अनकॉन्शियस हो चुके हैं। और ऊपर से ज़ूफैन जो है वो यहाँ पर अभी भी फॉर्मिडेबल एनिमी है, यानी कि उससे मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं लगती। हम सभी को मिलकर ये अटैक करना पड़ेगा। जबकि इसी के साथ उनमें से एक कहता है कि हम लोगों ने इस बारे में सुना था कि ये बंदा वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने यहाँ पर इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग में पहली पोजीशन को हासिल किया और साथ ही डांजू ने वापस आकर बताया भी था। लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर यकीन हो रहा है कि इस बंदे से फाइट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। लगता है कि इसके बारे में जो रूमर्स थे वाकई में सच थे कि इसने एक्साल्टेड सर से भी फाइट की थी और उनके अटैक को भी ब्लॉक किया था। उसी के साथ ही डांजू से कहता है कि तुम सभी लोग वहां पर क्या आपस में बकवास किए जा रहे हो? हम सभी लोग राइटियस कल्टीवेटर्स और हम सभी लोगों का एक ही मकसद है, इस कमीने को यहाँ पर मारना। मुझे यहाँ पर हीवंस के लिए इस लड़के का सर चाहिए। तुम सभी लोग यहाँ पर इसको मार डालो और उसके बाद मैं जाकर अपने सेक्टर पैट्रियार्च से तुम सभी के बारे में बात करूंगा और तुम सभी को रिवार्ड भी मिलेगा। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि हाँ हाँ, तुम सभी लोग यहाँ पर हीवंस के लिए यहाँ पर आओ और आकर मेरा सर काटो। तुम सभी लोग मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्या हीवंस ने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम में से आधे लोग यहाँ पर एक डीमन को मारते हुए मारे जाएंगे? कैसा डीमन जिसने यहाँ पर अभी तक तुम्हारे खिलाफ कुछ किया भी नहीं है, फिर तुम यहाँ पर मुझे मारने के चक्कर में खुद क्यों मारे जाओ? अब मुझे ये बताओ कि तुम में से कौन कौन यहाँ पर आगे बढ़कर मरना चाहेगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर सही कंडीशन में हूँ मैं तुम में से काफी सारे लोगों को मार सकता हूँ। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग वहां पर चुपचाप खड़े हो जाते हैं और अंदर से घबरा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ज़ूफैन को डांजू को देखने के बाद डबल ड्रैगन गैदरिंग में इतना आइडिया तो हो जाता है कि राइटियस सेक्टर के ये लोग जो है इनमें से, हालांकि इनका बिलीफ यह है कि वो डीमंस को पर्च करना चाहते हैं, लेकिन काफी ज्यादा डरपोक भी है और सेल्फिश भी है। तो ज़ूफैन कहता है कि मुझे इसी कमजोरी को यूज करते हुए इन सभी लोगों को यहाँ पर इनके दिमाग में ये बात डालनी होगी, इनके दिमाग में डर डालना होगा कि मैं इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूं, मैं यहाँ पर इनमें से काफी सारे लोगों को मार डालूंगा। तो डांजू चलाकर अपने लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग अब यहाँ पर इसकी बातें सुनने के बाद खामोश होकर क्यों खड़े हो गए हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? हम लोग राइटियस कल्टीवेटर्स, हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि जाकर सेक्टर लीडर से तुम सभी की तारीफें करूंगा। तो
उनमें से एक उसे कहता है कि ऐसी बात है तो खुद जाकर अटैक क्यों नहीं करते तुम, हम सभी लोगों को यहाँ पर क्यों कमांड कर रहे हो। जबकि डांसू बेचारा भी वहां पर सोच रहा था कि इन बेवकूफों को क्या पता कि मैं यहाँ पर तुमसे सबसे ज्यादा बड़ा डरपोक और मैंने तो ज़ूफैन को देखा है अटैक करते हुए, मैं जाकर मरना नहीं चाहता। जबकि मैं ज़ूफैन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मेरा काम बन रहा है, इसी तरह मुझे यहाँ पर ज्यादा समय मिलेगा तो वो लड़कियां यहाँ से दूर निकल जाएंगी। लेकिन साथ ही वहां पर एक एल्डर आ जाता है और कहता है कि देखो तो जरा, एक लड़का जो कि तुम्हारे सामने खड़े होकर सिर्फ बातें कर रहा है और तुम 500 एल्डर्स उसके सामने उसकी बातों में आ गए और चुपचाप यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहे। और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि इस जैसे एक लड़के को मारने के लिए हम 8 एल्डर्स को खुद यहाँ पर आना पड़ा। तुम्हारा ज़ूफैन भी एल्डर्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वहां पर 8 एल्डर्स होते हैं और वो सारे की सारी एथेरियल स्टेज से ऊपर वाली स्टेज यानी हार्मोनी स्टेज के अंदर होते हैं। और इस बात से वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और डांसू ने रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि सीनियर एल्डर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय पर आने के लिए। तो उसका जो सबसे बड़ा सीनियर एल्डर होता है वो कहता है कि मुझे इस बात की वाकई में काफी ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि 500 लोग यहाँ पर एक लड़के के सामने पैरालाइज होकर खड़े और उसको कुछ कर भी नहीं पा रहे, लेकिन जहां पर तो 4 लोग होने चाहिए तो बाकी के 3 लोग कहां पर हैं। तो वो डांसू से बताता है कि वो 3 लोग जो है यानी 3 लड़कियां जो वो यहाँ पर से भाग गई हैं। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हाय तुम लोग यहाँ पर इस तरह से कैसे मुंह बनाकर खड़े हो सकते हो जबकि तुम लोग डीमन पर्जिंग सेक्टर से हो, यूनिवर्सल राइटियस सेक्टर से, और हमारा मकसद ही यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों को मारना है यानी कि डीमंस को आगे बढ़ने से रोकना। और मुझे लगता है कि इस लड़के ने जिस तरह की बात करके तुम सभी को सिर्फ बातों में घुमा दिया, ये लड़का जो है इसको मारना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आगे जाकर हमारे राइटियसनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, इसी वजह से इस लड़के का मरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो डांसू से पूछते हैं कि बाकी की तीनों लड़कियों के पीछे किसी को भेजा। तो डांसू कहता है कि नहीं, हम लोग किसी को नहीं भेज पा रहे क्योंकि ये लड़का ज़ूफैन यहाँ पर हम सभी को ब्लॉक कर रहा है और किसी को भी आगे गुजरने नहीं दे रहा। तो एल्डर उसे कहता है कि वेरी गुड, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है, मुझे पहले भी यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता था कि तुम एक बेकार इंसान हो और डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुमने जो कारनामा किया वो भी मुझे अच्छी तरह से पता है। मुझे तुमसे यहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं थी, इसी वजह से मैं काशिश होकर पहले यहाँ पर पहुंचा। मैं अपने एल्डर्स को लेकर इसी वजह से यहाँ तक पहुंचा हूं क्योंकि तुम यहाँ पर हमारे 500 एथेरियल स्टेज के एल्डर्स को भी मरवा देते, इसी वजह से मैं अपने साथ अपने एल्डर्स को लेकर आया हूं ताकि हम इस मिशन को इस बार पूरी तरह से जड़ से मिटा देंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 676 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ज़ूफैन एक बहुत ही टाइट सिचुएशन में फंस चुका है और वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 677 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफैन जो होता है वहां पर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है क्योंकि उसके सामने 8 एल्डर्स होते हैं और वो सभी एल्डर्स जो होते हैं सोल हार्मोनी राम में होते हैं यानी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ज़ूफैन से तो ज्यादा ही पावरफुल है। तो इसी के साथ वो सभी एल्डर्स होते हैं वहां पर आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। पहले वो यहाँ पर बात शुरू करते हैं ज़ू डांसू से, लेकिन उसके बाद आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक सोल हार्मोनी राम का जो एक्सपर्ट था जो कि सबसे पहले हमारे ज़ूफैन के ऊपर उसने अटैक किया था, वो एल्डर जो होता है वो दूसरे एल्डर से कहता है कि एल्डर भाई हम लोग पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर इस बारे में बात कर चुके हैं कि हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर इनको पकड़ेंगे और चाहे वो यहाँ पर लड़कियां हो या फिर ये लड़का ज़ूफैन हो, हम किसी को भी यहाँ पर से भागने नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद तुम 7 लोग जो यहाँ पर लेट पहुंचे और हम लोग यहाँ पर अकेले इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो एल्डर भाई उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इस बात का ब्लेम कैसे डाल सकते हो जबकि वो रेडियंट स्टेज की छोटी मोटी चूंटी जैसी लड़कियां तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गई और तुम खुद यहाँ पर अपने आप को सोल हार्मोनी राम का एक एक्सपर्ट कहते हो। वो उसे कहता है कि एल्डर जिन चुई, हम सभी लोगों में ये फैसला हुआ था कि हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन ये बात नहीं हुई थी कि हम लोग यहाँ पर मिलकर एक जूनियर को मारने में तुम्हारा साथ देने वाले हैं। वो सभी लड़कियां बहुत ज्यादा कमजोर है, अगर हमारे जैसे सोल हार्मोनी राम के एक्सपर्ट यहाँ पर मिलकर उनके ऊपर अटैक करेंगे फिर तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी। तुम अकेले सोल हार्मोनी राम में और साथ में तुम अपने साथ 500 एथेरियल स्टेज के एल्डर्स को लेकर आए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए और मुझे तो लगा था कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन तुमने इसके बावजूद यहाँ पर उन सभी लड़कियों को भागने दिया। उन लड़कियों के भागने के बाद अब यहाँ पर एक ज़ूफैन जैसा लड़का तुम्हारे सामने खड़ा जो कि तुम्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका है। तुम लोग यहाँ पर इस लड़के के सामने कुछ नहीं कर पा रहे और जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो हमने यहाँ पर आकर क्या देखा, तुमने तो हमारा मजाक बना दिया। तुम्हारे बहुत सारे एल्डर्स यहाँ बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। एथेरियल स्टेज के मास्टर्स एक रेडियंट स्टेज के लड़के से मार खा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके ऊपर थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए? लगता है कि अब हमें यहाँ पर इस बारे में समझ आ चुकी है कि तुम यहाँ पर कितने कमजोर और ऊपर से तुम्हारा डिसाइपल ज़ू डांसू वो भी कितना ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से तो ज़ू डांसू जो इस बार के कंपटीशन में मार खाकर वापस आया था। तो एल्डर जिन कोई जो होता है उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा आ जाते हैं और साथ ही वहां पर शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि इस कमीने की वजह से मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है, ये सब कुछ ज़ू डांसू की वजह से हो रहा है। तो साथ ही एक दूसरा एल्डर जो होता है उनसे कहता है कि एल्डर जिन कोई प्लीज शांत हो जाए, हमें यहाँ पर अपने गुस्से को शांत करना होगा, हम सभी लोग यहाँ पर उन लड़कियों को पकड़ सकते हैं। वो लड़कियां कितनी ही दूर चली गई होंगी, रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हमसे ज्यादा तेज तो नहीं हो सकती। पहले हम लोग यहाँ पर इस लड़के ज़ू डांसू से कहते हैं कि
कि वो यहाँ पर इस जू फैन को अपने एल्डर्स की मदद से संभाले और हम सभी लोग आगे जाते हैं। हम सभी एल्डर्स मिलकर जाकर उन लड़कियों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन लड़कियों को पकड़ने का हमें ज्यादा फायदा होने वाला है। और वैसे भी जू फैन जो है वो अकेला यहाँ पर इतने सारे एल्डर्स का मुकाबला तो नहीं कर पाएगा। तो सभी लोग वहां पर आपस में डिस्कस करते हैं। फिर सारे जू डेंसो से कहता है कि जू डेंसो, हम लोग यहाँ पर इस लड़के को तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, ये सारे एल्डर्स तुम्हारा साथ देंगे और तुम सभी लोग मिलकर जू फैन को यहाँ पर पकड़ो से मार डालो। साथ ही एल्डर्स होते हैं बाकी के सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जू फैन की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, वो बस यहाँ पर तुम्हें आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग यहाँ पर जाकर उन लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं, जबकि तुम लोग यहाँ पर इसको पकड़ो। कोई भी यहाँ पर तुम में से जिंदा नहीं बचेगा अगर तुम लोग जू फैन को नहीं पकड़ पाए या जू फैन को नहीं मार पाए। यानी कि तुम सभी के पास एक मिशन है, जू फैन को मारो या फिर खुद मारे जाओ। तो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर साथ ही कहता है जी सर, जैसा आपने कहा वैसा ही करेंगे। और इसी के साथ ही जब एल्डर्स वहां पर से जाने लगते हैं उन लड़कियों के पीछे, तो इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर से जा तो रहे हैं, हम उन लड़कियों के लिए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो तीनों ही लड़कियां, उनकी स्पेशल फिजिक बहुत ज्यादा खास है। उन फिजिक के साथ अगर डुअल कल्टीवेट किया जाए तो हमारी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, हमारा जू फैन जो था अपना ड्रैगन लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने पहले भी कहा था कि तुम में से कोई भी यहाँ पर उन लड़कियों के पीछे नहीं जा पाएगा जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम में से किसी को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो जू डेंसो हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि जू फैन, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर इन सभी एल्डर्स को रोक पाओगे? मेरे पास 8 एल्डर्स हैं जो कि सोल हार्मनी राम में है और तुम यहाँ पर इन सभी को नहीं रोक सकते, चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर इथेरियल स्टेज के मास्टर्स भी हैं। तो एल्डर जिन को उसे कहता है कि हम तुम्हारे जैसे एक बच्चे के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, और वैसे भी हमारे लिए इंसल्ट की बात होगी कि तुम्हारे जैसा जूनियर हमारे जैसे एल्डर्स के हाथों से मारा जाए। तुम रेडियन स्टेज के कीड़े हो, जबकि हम लोग हार्मोनी राम के एक बहुत ही पावरफुल एल्डर हैं, इसी वजह से हम लोग तुम्हारे पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, अगर ऐसी बात है तो फिर चुपचाप साइड के ऊपर बैठकर देखो जब तक मैं यहाँ पर इन 500 एल्डर्स को मार ना डालूं, क्योंकि तुम सभी लोगों की बारी तो फिर बाद में आएगी ना, मैं तुम्हें यहाँ पर से गुजरने तो नहीं देने वाला। तो सभी एल्डर्स उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जू फैन वहां पर अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। तो एक एल्डर कहता है कि अब जबकि ये लड़का हमारे हाथ से मरना ही चाहता तो फिर ठीक है, यहाँ पर इस लड़के को मार डालते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब इस लड़के को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये खुद मरना चाहता है। तो एल्डर जिन को ही जो होते हैं वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल जो उनकी सोल होती है उसको बुलाते हैं। तो उनके पास जो सोल होती है वो टूल टाइप की होती है, टूल टाइप की सोल, जिससे उनके हाथ जो होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं। यानी उनके पास एक बहुत ही खास किस्म की होती है सोल, जिसे हीवन स्मैशिंग हैमर कहते हैं। उनके हाथ वहां पर हैमर में चेंज हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये टूल टाइप की एक बहुत ही पावरफुल सोल है। मेरी सोल इथेरियल स्टेज में पहुंचने के बाद, सोल हार्मनी लेवल पर पहुंचने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। अब मेरी बॉडी बिल्कुल डायमंड की तरह है, चाहे तुम यहाँ पर कितनी पावरफुल अटैक क्यों ना कर लो, तुम यहाँ पर मेरी डायमंड जैसी इस बॉडी को काट नहीं पाओगे। और ऊपर से मेरे इन हैमर्स को तोड़ना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ एल्डर जब वहां पर अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हैं तो हमारा जू फैन अपनी इस ड्रैगन सोल को वापस बुला लेता है। तो उसे कहते हैं कि ये क्या लगता है कि तुम डर गए और तुम्हें इस बात का आइडिया हो गया है कि तुम अपनी ड्रैगन सोल को मेरी इस हैमर के हाथों से मरवा दोगे, इसी वजह से तुमने यहाँ पर अपनी ड्रैगन सोल को वापस बुला लिया है। चाहे तुम्हारी ड्रैगन सोल ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी यहाँ पर मेरे हैमर के सामने नहीं बच पाएगी। लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है और वो बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं कि अब तुम्हारा मरना तय है। और जू डेंजो भी वहां पर हंस रहा होता है, कहता है कि जू फैन अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, सोल हार्मनी राम का एक एक्सपर्ट तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि बाकी के सभी एल्डर्स कहते हैं कि चलो यहाँ पर से उन लड़कियों के पीछे चलते हैं। अब यहाँ पर इसका काम तो तमाम होने वाला है, क्योंकि एल्डर जिन को इसे मार डालेंगे। और जैसे एल्डर जिन को ही जो होते हैं वहां पर अपने हैमर्स लेकर हमारे जू फैन के करीब पहुंचते हैं। हमारा जू फैन आगे से मुस्कुराता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ दिखाई देता हूं? मैं यहाँ पर अपने डिफेंसेस को लोअर क्यों करूंगा जबकि तुम मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी अपने डिफेंसेस को लोअर करने की, और वो ये थी कि मैं तुम्हें अपने करीब लाना चाहता था ताकि सरप्राइज अटैक कर सकूं। और साथ ही एल्डर की बॉडी सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाती है और हमारा जू फैन जो होता है उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाकर आगे गुजर जाता है। तो हमारा जू फैन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने करीब लाना चाहता था ताकि मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर से तुम्हारी बॉडी को काट सकूं। तो बाकी के सभी लोग भी इस बात से पहुंचता हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? इस लड़के के पास ऐसा कौन सा वेपन है जिसके साथ इसने यहाँ पर सोल हार्मनी राम के एक एक्सपर्ट की बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट दिया है? बाकी के साथ तो ये एल्डर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था कि पहले मुझे यहाँ पर पार करना होगा और उसी के बाद तुम लोग आगे जा पाओगे। और साथ ही जू फैन अपने पास से अपना सेक्रेट वेपन वो स्वॉर्ड बाहर निकालता है। उस स्वॉर्ड को निकालकर उनसे कहता है कि अब बताओ कि तुम में से और कितने बचे हैं? यानी कि एक को मैंने मार दिया, अब सिर्फ 7 बचे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 677 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक का फेस्पर के एपिसोड 678 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफैन जो था अपनी डार्क स्वॉर्ड के साथ वहां पर एक एल्डर को मार डालता है, एक एल्डर की बॉडी को दो हिस्सों में काट देता है और बाकी के सातों एल्डर्स जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ज़ू डेंसू बेचारा तो डर के मारे कांप रहा होता है कि ये क्या हो गया। हम लोग यहाँ पर अपने साथ सोल हार्मोनी नाम के एक्सपर्ट्स को लेकर आए थे, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर हमारे एक एल्डर को मार दिया है। जबकि उनके जो मेन एल्डर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़के के हाथ में ये कैसी स्वॉर्ड है, क्या ये एक सैक्रेड वेपन है, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल वेपन कैसे हो सकता है कि सोल हार्मोनी नाम के कैरेक्टर को मारा जा सके। फिर साथ ही वो उसके चेहरे की तरफ देखता और कहता है कि लगता है कि ये सैक्रेड वेपन ही है, क्योंकि सिर्फ सैक्रेड वेपन इतने पावरफुल होते हैं कि वो यहाँ पर यूजर के ऊपर भी बहुत सारा टोल डालते हैं, क्योंकि ये लड़का अभी सिर्फ रेडियंट स्टेज में, इसी वजह से वो इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो हमारा ज़ूफैन भी वहां पर सोच रहा होता है कि सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर मैंने तलवार को घुमाकर अटैक किया और मेरे पर इसकी बहुत ही बुरी तरह से बैकलैश पड़ी है, यानी कि अगली बार इसको यूज करने में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को बिजी रखूंगा ताकि किंग चैंग यहाँ पर से बहुत ज्यादा दूर चली जाए। फिर साथ ही मैं ज़ूफैन अपनी तलवार उठाता और कहता है कि आप बताओ कि तुम में से और कौन आगे आना चाहता है। तो इसी के साथ ये कैल्डर चलाकर कहता है कि सभी एल्डर्स जल्दी से अपनी तलवारें अपने वेपन्स निकालो और सभी लोग वहां पर अपनी अपनी तलवारें और वेपन्स निकाल लेते हैं। तो वो उनसे कहता है कि अगर यहाँ पर इसके पास एक स्पिरिचुअल सैक्रेड वेपन है तो हम सभी लोग भी अपने स्पिरिचुअल वेपन्स के साथ ही अटैक करेंगे। और वहां पर जितने एल्डर्स और डिसाइपल्स होते हैं सभी लोग वहां पर अपने अपने वेपन्स, अपनी सोल वेपन्स बना लेते हैं। उन सभी के पास उनकी तलवारें, उनके हैमर्स और उनके हथौड़े होते हैं, वो सभी को सामने की तरफ थ्रो करते हैं हमारे ज़ूफैन की तरफ। तो हमारे ज़ूफैन जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है, लेकिन वहीं पर सामने से गायब हो जाता है, क्योंकि हमारा ज़ूफैन यहाँ पर आई ऑफ द वॉइड की टेक्निक को यूज करते हुए गायब होकर मेन एल्डर के पीछे पहुंच जाता है और अपनी तलवार को उठाकर उसके ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। लेकिन एल्डर जो होते हैं वहां पर उसकी स्ट्राइक को अवॉइड करते हैं और साथ ही वहां पर से पीछे की तरफ घूमकर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और उस हमारे ज़ूफैन के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं। तो हमारा ज़ूफैन जब उनके अटैक के साथ हिट होता है तो उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी बॉडी यहाँ पर डायरेक्टली इन हार्मोनी राम के मास्टर्स के अटैक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा वीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ज़ूफैन जो था वहां पर से पीछे की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो एल्डर जो होते हैं उसकी तलवार टूट जाती है। तो एल्डर की तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और इस बात से दूसरे एल्डर जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के का वेपन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि इसने हमारे एल्डर की तलवार को भी तोड़ दिया और ऊपर से वो तलवार एक सोल हार्मोनी राम के एल्डर के हाथ में थी, किसी ऐसे वैसे एल्डर के हाथ में नहीं थी। तो मेन एल्डर जो होता है वहां पर सोच रहा था कि अगर इस लड़के के हाथ में ये तलवार इतनी पावरफुल है, अगर ये मेरे पास होती तो फिर ये कितनी पावरफुल हो जाती, यानी कि मैं इसकी फुल पावर्स को अनलीश कर सकता था। और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाओ, हमें इसे यहाँ पर मारना ही होगा। और साथ ही वो ज़ू डेंसू से कहता है कमीने तुमने हमें यहाँ पर इस बार में क्यों नहीं बताया था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है और साथ ही इसके पास यहाँ पर इस तरह का एक सैक्रेड वेपन है। तो डेंसू से कहता है कि एल्डर किंग मुझे इस बारे में पता ही नहीं था कि इसके पास यहाँ पर ये वेपन भी है। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पास इस तरह का एक बहुत ही खास वेपन है जिसने यहाँ पर हमारे एल्डर की 9th ग्रेड की तलवार को तोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि ये बहुत ही पावरफुल वेपन है, जिसकी वजह से ज़ूफैन को खुद भी यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है। तो हमारा ज़ूफैन जो होता है वहां पर एक एल्डर के पीछे लग जाता है। वो अपनी तलवार घुमाकर जब उसके ऊपर अटैक करता है तो एल्डर बड़ी तेजी के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। तो हमारा ज़ूफैन फिर साथ ही आई ऑफ द वॉइड के फर्स्ट स्टेज को यूज करता है, अपनी बॉडी को ट्रांसपोज करता है और उसके पीछे पहुंच जाता है। जैसे फिर से अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करने लगा है तो वो एल्डर कहता है कमीने कहीं कि तुम मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हो। हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर से गायब हो सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे पीछे ही पड़ गए। और इसी के साथ ही एल्डर बड़ी तेजी के साथ फिर से वहां पर सामने से भाग जाता है और मैं ज़ूफैन की स्ट्राइक से बच जाता है। तो ज़ूफैन कहता है कि इस कमीने की स्पीड कुछ ज्यादा ही है, अगर मुझे यहाँ पर इस कमीने को मारना है तो फिर मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा या फिर कोई और तरीका सोचना होगा। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक दूसरा एल्डर जो होता है अपने वेपन को सामने की तरफ थ्रो करता है और उसे कहता है कि एल्डर मैं यहाँ पर अपने वेपन को थ्रो करके तुम्हारी मदद करता हूँ, ये दोनों तरफ से अटैक को फेस नहीं कर पाएगा, तुम भी आगे बढ़ो और इसके ऊपर अटैक करो। तुम्हारा ज़ूफैन जो होता है वहां पर से अपनी तलवार को उस वेपन की तरफ थ्रो करता है, यानी अपनी तलवार को वेपन की तरफ फेंक देता है, जबकि खुद वो बड़ी तेजी के साथ एल्डर की तरफ आगे बढ़ता है। तो जिस एल्डर की तरफ वो आगे बढ़ रहा था वो एल्डर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के मुझे पहले से पता है कि तुम्हारी राइट आर्म के अंदर काफी ज्यादा पावर है। हमें डेंजू ने वापस आकर बताया था कि तुम्हारी राइट आर्म जो है वो किलिन की आर्म है, उसके अंदर बहुत ज्यादा दम है, इसी वजह से मुझे बस तुम्हारी राइट आर्म को अवॉइड करना और तुम यहाँ पर मेरी सोल हार्मोनी राम के बैरियर को नहीं तोड़ पाओगे। तुम्हारा ज़ूफैन उसके करीब पहुंचने के बाद हंसते हुए उसे कहता है कि यही तो बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बैरियर को नहीं तोड़ पाऊंगा, लेकिन मेरी तलवार तोड़ पाएगी। और साथ ही हमारा ज़ूफैन जो होता है वहीं पर से अपनी बॉडी को अपनी तलवार के साथ स्वैप कर लेता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी राइट आर्म के साथ तुम्हारे वेपन को स्मैश करूंगा। और जैसे हमारा ज़ूफैन अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वेपन के उसकी तलवार जो थी वेपन के करीब पहुंच चुकी थी और दूसरी तरफ से वो हमारा ज़ूफैन जो था वो एल्डर के करीब पहुंच चुका था। तो दोनों वहां पर अपनी जगह को स्वैप करते हैं। तो हमारा ज़ूफैन उस वेपन को एक जबरदस्त पंच मारता है, दूसरी तरफ से उसकी तलवार जो होती है वो एल्डर की बॉडी के साथ टकराती है और एल्डर की बॉडी को काट कर आगे गुजर जाती है। और इस तरह हमारा ज़ूफैन जो होता है उसके सोल वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी तलवार जो होती है
है, एल्डर को भी मार डालते हैं और वापस से हमारे ज़ूफैन के हाथ में आ जाती है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि लो अब यहाँ पर दूसरा गैप सिर्फ 6 एल्डर्स बचे हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 678 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अगली एपिसोड में हमारा ज़ूफैन कितने एल्डर्स को मारेगा। कैसे हैं आप सब लोग? बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 679 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफैन जो होता है सेकंड एल्डर को भी मार डालता है और सेकंड एल्डर के मरने के बाद अब यहाँ पर थर्ड एल्डर की बारी है, लेकिन वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, हमारा दूसरा एल्डर भी यहाँ पर मर चुका है। स्पेशली डेंजू जो होता है वो तो बेचारा वहां पर बहुत ज्यादा डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है कि इसने ये कैसे कर दिया। तो मेन एल्डर जो होते हैं बाकी सभी से कहते हैं कि सभी लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग मिलकर अटैक करो। तो एल्डर उन सभी लोगों को कहता है कि ये लड़का यहाँ पर हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर एरोगेंट होकर उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो एक जूनियर है। इसी वजह से उसने एक एक करके हमें निशाना बनाया और उसके पास एक स्पेशल वेपन है। अपनी तलवार की मदद से और अपने स्किल्स की मदद से वो यहाँ पर हम सभी को मार रहा है, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर जब उसके ऊपर अटैक करेंगे तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मुझे लगता है कि उस लड़के ने अपने स्किल्स के साथ इस बात को साबित किया है कि हमारे जैसे सोल हार्मनी राम के सभी एल्डर्स को मिलकर उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देना चाहिए। इसी वजह से हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। और साथ ही वो ज़ाओ डेंजू से कहता है कि तुम अपने साथ 100 थीरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स को लो, जहां पर उन लड़कियों के पीछे जाओ, उन लड़कियों को ढूंढ कर लेकर आओ, जबकि हम लोग यहाँ पर इससे फाइट करके से यहाँ पर रोकते हैं। तो डेंजू कहता है जी मास्टर मैं भी जाता, और इसी के साथ ही वो अपने साथ पूरे 100 एल्डर्स को लेता है और उन सभी को लेकर जैसे ही वहां पर से निकलने लगता है, इसी के साथ ही वहां ज़ूफैन फिर से अपनी ड्रैगन सोल को रिलीज करता है और उनके सामने खड़ा कर देता और कहता है कि शायद तुम बहरे हो, मैंने कहा था कोई यहाँ पर से गुजर कर आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे वहां पर ड्रैगन सोल निकलती है, एक एल्डर ड्रैगन सोल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारे ज़ूफैन के मुंह से और भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ड्रैगन सोल वहां पर जख्मी होती है। तो एल्डर उसे कहता है कि मैं तो कब से यहाँ पर इस मौके का इंतजार कर रहा था कि तुम अपनी ड्रैगन सोल को वापस बुलाओ, क्योंकि ड्रैगन सोल तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने पहले अपनी ड्रैगन सोल को वापस रख लिया था और अपनी तलवार के साथ तुम्हारे 2 एल्डर्स को मार दिया, लेकिन अब जबकि तुम्हारी ड्रैगन सोल बाहर है तो हम लोग इसके ऊपर अटैक करके इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसे डिस्ट्रॉय करने के साथ ही तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि तुम भी यहाँ पर मर जाओगे। और हमारे जैसे इथेरियल स्टेज है, तुम्हारे जैसे सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट के सामने तुम्हारी क्या औकात है, अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। जबकि इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि बटलर ज़ूफैन हम यहाँ पर इस बात को मानते हैं कि तुम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी ड्रैगन सोल जो है यहाँ पर हमारे पंचेस को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। हम जब इसके ऊपर पंचेस के पंचेस मारते जाएंगे, सभी सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट एक साथ इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये नहीं बच पाएगी। जबकि ज़ाओ डेंजू जो होता है अभी भी चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि ज़ूफैन अभी भी तुम्हारे पास यहाँ पर एक मौका है, तुम्हें यहाँ पर 2 ऑप्शंस देते हैं, या तो अभी यहाँ पर गिव अप कर दो और अपनी ड्रैगन सोल को वापस बुला लो, हमें यहाँ पर से आगे जाने दो, तो हम लोग जाकर उन लड़कियों को पकड़ कर ले आएंगे, या फिर तुम अपनी ड्रैगन सोल को यहाँ पर एक्टिवेट करके रखो, तुम्हारी ड्रैगन सोल यहाँ पर पहले मरेगी, जिसके साथ तुम भी मर जाओगे और तुम उन लड़कियों को दोबारा कभी देख नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि सेकंड वाला ऑप्शन तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, अपनी ड्रैगन सोल को वापस ले लो, ताकि तुम यहाँ पर कम से कम मरने से पहले उन लड़कियों को एक बार देख तो पाओगे। तो ज़ाओ डेंजू हंसते हुए कहता है क्या बताओ कि तुम यहाँ पर इनमें से क्या चूज करने वाले हो, चलो जल्दी से फैसला करो। तुम्हारा ज़ूफैन कहता है कि मैंने कहा कि कोई भी यहाँ पर से गुजर कर नहीं जा सकता। तो ज़ाओ डेंजू कहता है कमीने कहीं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही अक्खड़ हो, तो फिर ठीक है आप यहीं पर मरो। और साथ ही एल्डर्स जो होते हैं वहां पर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वो एल्डर जैसे वहां पर दोबारा से ड्रैगन सोल को पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर से ब्लैक कलर का धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है एल्डर की बॉडी को बाइंड कर लेती है। तो एल्डर चिल्लाकर कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जब किसी के साथ ज़ाओ डेंजू जिसने ये सब कुछ देखा था वो कहता है कि ये तो इसकी ड्रैगन सोल का वेरिएंट है, ये तो डार्क डीमन ड्रैगन है। डार्क डीमन ड्रैगन जो है वो अपनी डार्क एनर्जी के साथ इसे बाइंड कर सकता है। तो वहां पर हमारे ज़ूफैन ने अपने ड्रैगन की शेप को चेंज कर देता है, यानी कि उसके कलर वहां पर चेंज होता है। तो हमारा ज़ूफैन कहता है कि हाँ ये हीवन डिवावरिंग डिमोनिक ब्लैक किंग है, अब यहाँ पर तुम इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाओगे। तुमने इसे थोड़ी देर पहले जो पंच मारा था इसने तुम्हारे पंच की एनर्जी को भी सोख लिया, यानी कि जो भी यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करता है ये उसी की एनर्जी को सोख लेता है। और अब जबकि यहाँ पर इसने अपनी ब्लैक एनर्जी के साथ में बाइंड कर लिया, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ से निकल कर नहीं जा पाओगे। और साथ ही वो अपनी यहाँ पर अपनी आई ऑफ द वॉइड की टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को टेलीपोर्ट करता है और उसके सामने चला जाता है, अपनी तलवार निकालता और कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर बाइंड हो तो फिर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका। और साथ ही मां ज़ूफैन जो होता है उसे कहता है कि अब यहाँ पर मर जाओ। क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि मैं यहाँ पर अपनी ड्रैगन सोल को तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा कि तुम लोग बस यहाँ पर इसे पंचेस मार मार कर मार दो। तो ज़ूफैन अपनी तलवार उसकी बॉडी के आर पार कर देता और इसी के साथ उस एल्डर को भी मार डालता और कहता है कि लो तुम्हारा तीसरा एल्डर भी गया। तो बाकी के सभी लोग और भी घबरा जाता है, जितने भी जूनियर्स होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है। हमारे 3 सोल हार्मनी राम के मास्टर्स यहाँ पर एक लड़के के हाथों से मारे गए जो कि इथेरियल स्टेज में भी नहीं है, ये लड़का तो सिर्फ रेडियन स्टेज के 5th लेवल पर है और इस
लड़के ने यहाँ पर हमारे 2-3 एल्डर्स को मार दिया। तो मेन एल्डर जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग यहाँ पर इसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो, इसके एक्शंस के ऊपर ध्यान मत दो, हमें बस यहाँ पर आज इस लड़के का शिकार करना ही होगा। ये डिमोनिक सेक्टर का लड़का हमारी राइटियसनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है, चाहे कुछ भी हो जाए हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसका सर काटकर वापस लेकर जाएंगे। जबकि उनमें से एक एल्डर उसे कहता है कि एल्डर क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हमें ये करना चाहिए? अगर हम लोग यहाँ पर इस लड़के के ऊपर अटैक करेंगे तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होने वाली हैं। अगर ये सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट्स को इतनी आसानी से मार पा रहा है तो फिर इथीरियल स्टेज के बच्चे तो यहाँ पर मारे जाएंगे। तो एल्डर उसे कहता है कि यहाँ पर जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग यहाँ पर नंबर्स को यूज करके इस लड़के से जीत सकते हैं। हमारे 3 लोग पहले मारे जा चुके हैं, अगर हम लोग यहाँ पर से खाली हाथ वापस जाए तो बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमारे 100-200 इथीरियल स्टेज के एल्डर्स मरते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सेक्टर दोबारा से इतने एल्डर्स को रिप्रोड्यूस कर लेगा। तो हम लोग यहाँ पर इन सभी का सैक्रिफाइस देकर कम से कम इस कमीने को तो मार डालें। तो एल्डर जो होता है वहां पर उसे कहता है कि पर लेकिन साथ ही वो खामोश हो जाता है, क्योंकि एल्डर चलाकर उसे कहता है कि आप बकवास बंद करो, जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। और वो अपने साथियों से कहता है और जूनियर से भी कहता है कि जल्दी से अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को रिलीज करो और सभी लोग मिलकर ड्रैगन सोल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करो। सभी जूनियर्स उसकी बात सुनने के बाद कहता है जी मास्टर। वो सभी लोग वहां पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सभी लोग जब वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो वहां ज़ूफेन एक तरफ अकेला होता है, दूसरी तरफ ऐसे लगता है जैसे कि पूरी की पूरी गैलेक्सी बनी हुई है, वहां पर इतने पावरफुल एनर्जी अटैक्स निकल रहे होते हैं। तो ज़ाओ डैनजू से कहता है कि ज़ूफेन तुम्हें पहले ही यहाँ पर उस चांस को ले लेना चाहिए था जो चांस मैं तुम्हें दे रहा था, और अब यहाँ पर हमारे एल्डर्स पर्सनली तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। तुमने 3 एल्डर्स को मार दिया, वो शायद यहाँ पर किस्मत थी, लेकिन अब यहाँ पर तुम हमारे हाथ से जरूर मरने वाले हो और अब तो यहाँ पर तुम्हारे पास बचने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगले 15 मिनट में तुम यहाँ पर मर चुके होगे और उसके बाद उन लड़कियों को हम लोग जाकर लेकर आएंगे। जैसे वो सभी एल्डर्स मिलकर अटैक करने के लिए हमारे ज़ूफेन की ड्रैगन सोल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारा ज़ूफेन कहता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर 15 मिनट से ज्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कहा कि 15 मिनट में तुम उन लड़कियों को पकड़कर ले आओगे। तुम्हारा ज़ूफेन वहीं पर से अपनी अजूरे ब्लू फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है और ड्रैगन के कलर को भी चेंज कर देता है। ये देखकर वो एल्डर्स जो होते हैं और भी हैरान होते हैं और कहता है कि इस कमीने के पास ड्रैगन सोल के कितने ज्यादा वेरिएंट्स हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 679 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में शायद पता चले कि क्या हमारा ज़ूफेन यहाँ पर इस बड़ी कैलेमिटी से बच पाएगा या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो है कि मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि ज़ूफेन को इनसे बचने के बाद इनके पूरे के पूरे सेक्टर को जाकर तबाह कर देना चाहिए, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़े, क्योंकि ये राइटियसनेस के नाम पर बहुत ही कमीने और घटिया लोग हैं। तो आप सभी लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि क्या मैंने यहाँ पर ये सही कहा या फिर नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 680 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर अब बुरी तरह से फंस चुका होता है, लेकिन वो अपने सोल वेरिएंट्स को यूज कर रहा होता है। इस बार वो यहाँ पर अपने अजूरे सोल वेरिएंट को यूज करता है, यानी अपने ब्लू ड्रैगन को यूज करता है। तो जैसे वो ब्लू ड्रैगन को वहां पर रिलीज करता है तो ब्लू ड्रैगन अपनी जेंटल फ्लेम्स को रिलीज करते हैं वहां पर अपने सामने बहुत सारे कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक करके उन सभी को जख्मी करके गिरा देता है। तो ये देखकर मास्टर जो होता है वो चिल्लाकर कहता है कि कमीने कहीं के तुमने तो कहा था कि इसकी फ्लेम्स जेंटल्स हैं। तो हमारा जो मास्टर ज़ाओ होता है वो उसे कहता है कि हाँ मास्टर ये बात वाकई में सच है कि लास्ट टाइम इसकी जो ब्लू ड्रैगन थी उसकी फ्लेम्स बहुत ज्यादा जेंटल थी, ये किसी की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मास्टर उसे कहता है तुम तो यहाँ पर सिर्फ झूठ बोल रहे हो, तुमने अभी तक जो कुछ भी बताया वो सब कुछ गलत ही था, यानी कि तुमने यहाँ पर कहा था कि इस लड़के के पास और कोई ट्रम्प कार्ड्स नहीं, अब देखो यहाँ पर और निकल आए हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये लड़का और क्या कर सकता है, इसके और कितने वेरिएंट्स हैं। तो ज़ाओ जो होता है वो उनसे कहता है कि अब यहाँ पर ये पर्पल कलर के ड्रैगन को यूज कर सकता है। पर्पल कलर का ड्रैगन जो होता है वो थंडर को रिलीज करता है और वो अटैक के लिए है और उसका डिफेंस जो है बहुत ज्यादा कमजोर है। तो इसी के साथ ही वहां पर सामने से वो थंडर रिलीज करता है। जब वह पर्पल ड्रैगन थंडर को रिलीज करता है तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स हिटो का ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहता है कि तुम कह रहे थे कि ये फार्म उसकी ज्यादा स्पेशल नहीं है क्योंकि उसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा वीक है, तुम बस अपनी बकवास बंद रखो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ भी नहीं जानना, मैं खुद अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, जाकर देखता हूँ कि वो कितना स्ट्रॉन्गर है। जब किसी के साथ ही मास्टर ज़ाओ जो होता है फिर से चलाकर उसे कहता है लेकिन एल्डर यहाँ पर उसके डिफेंसेस बहुत ज्यादा वीक हैं, आप यहाँ पर मेरी बात सुन नहीं रहे। तो वो कहता है तू अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप वहां पर साइड के ऊपर खड़े रहो। तो एल्डर जो होता है बड़ी तेजी के साथ वहां पर हमारे पर्पल ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर्पल ड्रैगन के करीब चला जाता है, जब वहां पर करीब जाता है अपने 5वें पावर को रिलीज करने लगता है और साइड के ऊपर देखता है कि ज़ूफेन जो है वहां पर दूर खड़ा है और उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन एल्डर जो होता है यहाँ पर पूरा हिसाब लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि ज़ूफेन के पास एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकता है। अगर ज़ूफेन यहाँ पर अपने आप को टेलीपोर्ट करता है अपनी ड्रैगन सोल के साथ
साथ अपने आप को एक्सचेंज करता है तो इसका मतलब जाए कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अगर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो फिर मैं उसे पंच भी मारूंगा तब भी मेरा पंच बेकार हो जाएगा, क्योंकि अपनी तलवार के साथ मेरे पर अटैक करके मुझे मार सकता है। लेकिन अगर वो 3 एल्डर्स के साथ वहां पर फाइट कर रहा है, वो तीनों एल्डर्स उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसकी ड्रैगन सोल यहाँ पर एक्टिवेट रहती है और मैं इसकी ड्रैगन सोल के ऊपर अटैक करता हूँ, पंच मारता हूँ, तो उसकी ड्रैगन सोल बुरी तरह जख्मी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा काम बन जाएगा। मुझे यहाँ पर यह देखना है कि ज़ूफेन क्या सोच रहा है, ज़ूफेन क्या फैसला करेगा। क्या ज़ूफेन अपने आप को टेलीपोर्ट करके मेरे सामने आएगा या फिर ज़ूफेन वहां पर उन 3 एल्डर्स के साथ फाइट करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से ज़ूफेन के लिए ये बैटल बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। और एक बैटल में अपने दुश्मन को जानना और उसके मूव्स को पहचानना कि वो अब आगे कहां पर अटैक करने वाला है, ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो इसी के साथ ही ज़ूफेन जो होता है वहां पर आगे की तरफ बढ़ता है और उन एल्डर्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये एल्डर कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि उसने यहाँ पर बाकी सभी के ऊपर अटैक करना चूज किया। तो ग्रैंड एल्डर कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसकी ड्रैगन सोल के ऊपर अटैक कर सकता हूँ, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर फाइट कर रहा है। अगर वो यहाँ पर उन तीनों एल्डर्स के साथ फाइट करेगा तो उनके साथ बिजी रहेगा और अपने आप को टेलीपोर्ट करके यहाँ पर नहीं ला पाएगा। और जिस तरह से वो उनसे फाइट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसके पास ज्यादा एनर्जी बचेगी अपने आप को टेलीपोर्ट करने के लिए। और मेरे पर अगर अटैक करता भी है अपनी स्वॉर्ड के साथ, वो मुझे यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी तो करेगा लेकिन मुझे मार नहीं पाएगा। तो इसी के साथ ही वो एल्डर जो होते हैं वहां पर अपने 5वें पावर रिलीज करते हैं और मौका देखते ही वहां पर पर्पल सोल के ऊपर, पर्पल ड्रैगन सोल के ऊपर अटैक कर देते हैं। जब वो पर्पल ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है और शैडोवी एनर्जी जो होती है उनकी बॉडी के साथ लिपट जाती है। तो ग्रैंड एल्डर कहता है कि देखो तो जरा, क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर तुमने अपने ड्रैगन को डिमोनिक ड्रैगन में चेंज कर दिया। तुमने यहाँ पर पर्पल ड्रैगन को चेंज करके उसको चेंज करके यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन बना दिया ताकि तुम यहाँ पर उसके साथ मुझे बाइंड कर सको। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी बची है कि इस एनर्जी के साथ तुम यहाँ पर मुझे बाइंड करके रख सकते हो? क्योंकि मेरे पंच की वजह से तुम्हारी ड्रैगन सोल बुरी तरह जख्मी हुई है, तुम्हारी बॉडी पहले से यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी है तुम्हारी सोल को पंच पड़ने की वजह से, और तुम यहाँ पर अपनी उस टेलीपोर्टेशन टेक्निक को भी यूज नहीं कर पाओगे। और मुझे लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर तुम्हारी ड्रैगन सोल मेरे हाथों से मारी जाएगी और उसके बाद ड्रैगन सोल के डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ग्रैंड एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, साथ ही वहां पर उन सारी ब्लैक एनर्जी से अपने आप को आजाद करवा लेता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे जैसे सोल हार्मनी राम के मास्टर के सामने खड़े होने की। तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर गाजर मूली की तरह काट दोगे, हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तुमने हमारे कितने एल्डर्स के स्पिरिचुअल वेपन्स को तोड़ दिया, लेकिन स्पिरिचुअल वेपन्स को तोड़ने की वजह से तुम खुद भी यहाँ पर जख्मी हुए हो। तो इसी के साथ ही तीनों एल्डर्स जो होते हैं उसे कहता है कि एल्डर किंगटियान जी, आपको क्या हो गया? आप वहां पर आपस में अकेले बातें क्यों कर रहे हैं और किससे बातें कर रहे हैं? हमारे स्पिरिचुअल वेपन्स तो बिल्कुल ठीक है और हमने तो ज़ूफेन के ऊपर अटैक ही नहीं किया। तो ये देखने के बाद एल्डर किंगटियान बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि असल में वो यहाँ पर एक लूप के अंदर फंसा हुआ था जहां पर मां ज़ूफेन उसे यहाँ पर इल्यूशंस दिखा रहा था। ज़ूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड की स्पेशल टेक्निक के साथ यहाँ पर उसकी सोल के अंदर घुस गया था और उसे यहाँ पर वो दिखा रहा था जो वो देखना चाह रहा था, और साथ उसकी बॉडी के ऊपर वहां पर स्लैश लगती है। मां ज़ूफेन एल्डर किंगटियान की बॉडी के ऊपर अपनी तलवार से कट लगाता है। तो एल्डर कहता है ये हुआ क्या, ऐसा कैसे हो गया? तो मां ज़ूफेन कहता है क्या तुम्हें पता है कि एक बहुत ज्यादा काशियस इंसान हमेशा यहाँ पर काशियसनेस के साथ ही आगे बढ़ता है। जैसे कि तुमने यहाँ पर सारा प्लान बनाने की कोशिश की, तुम्हें लगा कि तुम यहाँ पर खुद प्लान बना रहे हो और तुम यहाँ पर वही देखना चाहते थे जो तुम यहाँ पर सोच रहे थे, और मैंने तुम्हें वही दिखा दिया जो तुम सोच रहे थे, और उसके बाद तुम्हें लगा कि ये वाकई में वैसा ही हो रहा है। लेकिन तुमने यहाँ पर अपना गार्ड डाउन कर दिया और तुम यहाँ पर मेरे इल्यूजन के अंदर फंस चुके थे। तुम्हें लगा कि तुमने इस फाइट को जीत लिया है, लेकिन असल में तुम यहाँ पर इस फाइट को जीत नहीं रहे थे, बल्कि तुम इस फाइट को हार चुके हो। और इसी के साथ ही एल्डर कहता है कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जैसा एक सोल हार्मनी राम का मास्टर इस लड़के की इस चाल के अंदर कैसे फंस गया? और साथ ही मास्टर की बॉडी कटकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, और बाकी के सभी एल्डर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इसने तो एल्डर किंगटियान को भी मार दिया जो हम सभी में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। तो इसी के साथ उनमें से एक एल्डर चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आप चाहे कुछ भी करना पड़े इस लड़के को तो मरना ही होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग यहाँ पर इतने एल्डर्स को खो चुके हैं कि अब इस लड़के का मरना चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लाजम हो गया है। और सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एल्डर कहता है कि प्लान्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस अंधाधुंध इसके ऊपर अटैक करते जाओ। और मां ज़ूफेन भी अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ता और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर फाइट करनी ही पड़ेगी, अब यहाँ पर जा तो मरूंगा या फिर मारूंगा। और इसी के साथ ज़ूफेन भी अपनी तलवार को घुमाकर अटैक करना शुरू कर देता है। बेबस थका हुआ जख्मी ज़ूफेन अब यहाँ पर अपनी बची कुछ एनर्जी के साथ बस अटैक कर रहा था, साथ ही उसकी नजर धुंधला रही होती है और वो कहता है मेरी आईज जो होती है यहाँ पर ब्लर होती जा रही है, यानी कैसे लगता है जैसे कि मुझे चक्कर आ रही है और मैं यहाँ पर गिरने वाला हूँ। और आखिरी मोमेंट्स में वो यहाँ पर किंग चैंग को याद करता है और कहता है किंग चैंग, उम्मीद करता हूँ कि अगली लाइफ में हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए टाइम बाई करना होगा ताकि मैं इन सभी कमीनों को रोक कर रख सकूं जब तक कि तुम यहाँ पर से डबल ड्रैगन गैंग मैनर में पहुंच नहीं जाती। इसी के साथ ही ज़ूफेन वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और किंग चैंग का नाम पुकारते हुए फिर से स्ट्राइक्स लगाना स्टार्ट करता है।
तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 680 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।